Let us start our discussion for workplace ethics, chapter number 3, workplace ethics. देखो नाम में ही सब कुछ है, वर्क प्लेस। अभी आप सब लोग कहां पर हो? आपका वर्क क्या है? स्टडी। आपका वर्क फिलहाल क्या है? स्टडी। तो वर्क प्लेस एथिक्स, तो जहां पर आप वर्क प्लेस पे होते हो वहां पर आपको क्या एथिक्स फॉलो कर रहे हैं उसको लेकर ये चैप्टर है। और अब देखो महात्मा गांधी क्या कह गए। महात्मा गांधी बहुत बड़ी बात कह गए। उन्होंने कहा है इट इज द एक्शन, क्या लिखा है? इट इज द एक्शन एंड नॉट द फ्रूट ऑफ एक्शन दैट इज इंपॉर्टेंट। इट इज द एक्शन एंड नॉट द फ्रूट ऑफ एक्शन दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ आया क्या? इट इज द एक्शन एंड नॉट द फ्रूट ऑफ एक्शन। मतलब क्या? कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो, फल अपने आप मिलेगा। कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। लिसन प्लीज लिसन how this proverb is related with this chapter, workplace ethics. We can say the proverb tries to guide us. A person at workplace, if he focuses on his work rather than the result out of the work or the fruit out of that work, if he focuses on his work, he's definitely going to get the fruit. मतलब अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, एक स्टूडेंट अगर अपने स्टडी प्लेस पर, अपने पढ़ाई पर अगर फोकस करेगा तो जो एंड रिजल्ट जो उसे चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट, वो अपने आप मिलना है। वर्कप्लेस एथिक्स में एग्जैक्टली जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को हम कंसीडर करते हैं तो वर्कप्लेस एथिक्स का मतलब क्या हुआ? देखो, जब मैं वर्कप्लेस एथिक्स कहता हूं ना, ये दो लोगों से रिलेटेड है, टू पर्संस। नंबर वन एम्प्लॉयर and number two employee, because workplace ethics doesn't mean only employee, it means employer employee दोनों के लिए ethics है। अब अगर एम्प्लॉयर की बात करें या एम्प्लॉय की बात करें, हम बिजनेस एथिक्स देख चुके हैं। बिजनेस एथिक्स, व्हाट इज बिजनेस एथिक्स? जब अपने एथिकल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को हम बिजनेस के अलग अलग सिचुएशंस में यूज करते हैं, उसे बिजनेस एथिक्स कहते हैं। तो वर्कप्लेस एथिक्स क्या होगा? एक पर्सन जब अपने एथिकल वैल्यूज को अपने वर्क प्लेस पर, लिसन केयरफुली, एक पर्सन अपने एथिकल वैल्यूज को अपने वर्क प्लेस पर जब अप्लाई करेगा, जब यूज करेगा, तो हम कहेंगे वो वर्क प्लेस एथिक्स फॉलो कर रहा है। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एक पर्सन अपने इंडिविजुअल लाइफ में काफी ऑनेस्ट है, अपने रिलेटिव्स के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ हिज इमेज इज अ, we can say, a very honest person. But when the same person is in his business, he has a mind frame or mindset of doing fraud, cheating the customers. Customers को cheat करना, उनको धोखा देना, ये उसका बिजनेस में एजेंडा होता है। तो क्या हम कह सकते हैं वो वर्कप्लेस एथिक्स फॉलो कर रहा है? नहीं, बिकॉज वो बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और है। यस और नो? वर्कप्लेस एथिक्स कहता है जैसे आप अंदर से हो वैसे बाहर से हो, जैसे बाहर से हो वैसे अंदर से हो, हर जगह, फिर वो वर्कप्लेस हो या फिर अदर देन वर्कप्लेस हो। मतलब लिसन केयरफुली, हाउ अ पर्सन अप्लाइज हिज ओन एथिकल वैल्यूज एट वर्कप्लेस इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजंस लेने में जब वो अपने एथिकल वैल्यूज को कैसे यूज करता है, उसे वर्कप्लेस एथिक्स कहता है। बट मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाता हूं। चैप्टर का नाम ही वर्कप्लेस एथिक्स है। अगर हम एक पर्सन के वर्कप्लेस एथिक्स को, ध्यान देना आप स्क्रीन पर, अगर हम एक पर्सन के वर्कप्लेस एथिक्स को समझने की कोशिश करें, कोई भी पर्सन हो, मान लो हम एक एम्प्लॉय की बात करें। एक एम्प्लॉय जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा तो उसका वर्कप्लेस एथिक्स सबसे पहले उसके इंडिविजुअल मॉरल स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज पर डिपेंडेंट होगा। वर्कप्लेस एथिक्स किस पर डिपेंडेंट है? नंबर वन, इंडिविजुअल मॉरल स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज। अगर वो खुद एथिकल वैल्यूज कैरी कर रहा है तो ही वर्कप्लेस एथिक्स कर सकता है, वरना वो वर्कप्लेस एथिक्स फॉलो नहीं कर सकता है। नंबर टू, हिज वर्कप्लेस एथिक्स इज इन्फ्लुएंस्ड, वी कैन से इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनेजर्स एंड कोवर्कर्स। मतलब जिन लोगों के साथ वो काम कर रहा है उनका उसके वर्क स्टाइल पर, काम करने के स्टाइल पर जो इन्फ्लुएंस होगा वो भी उसके वर्कप्लेस एथिक्स को डिसाइड करेगा। कैसे?
वो खुद बहुत एथिकल था, बट वो जिन लोगों से घिरा हुआ था वो लोग अनएथिकल थे, तो कभी ना कभी वो भी वर्क प्लेस एथिक्स में अनएथिकल बिहेवियर कर बैठेगा। मतलब हम कह सकते हैं वर्क प्लेस एथिक्स एक इंडिविजुअल के कौन से फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। नंबर वन, उसके पहले खुद इंडिविजुअल मॉरल स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज। नंबर टू, इन्फ्लुएंस, आई विल से नंबर टू, इन्फ्लुएंस बाय मैनेजर्स एंड कोवर्कर्स। जो उसका बॉस है, मैनेजर है और उसका फेलो कलीग है, उनका उसके वर्क स्टाइल पर इन्फ्लुएंस। एंड नंबर थ्री, अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन मिसकंडक्ट। अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन मिसकंडक्ट। कोई भी इंडिविजुअल हो, उसके वर्क प्लेस एथिक्स इन तीन फैक्टर्स से अफेक्ट होते हैं। आई लाइक टू एक्सप्लेन दोस फैक्टर्स अगेन। पहला फैक्टर कौन सा है? वर्क प्लेस एथिक्स अगर हमें एक इंडिविजुअल का पता करना है तो पहले उसके इंडिविजुअल मॉरल स्टैंडर्ड्स और वैल्यूज को जानना है। नंबर टू, वो जिन मैनेजर्स और कोवर्कर्स के साथ काम करता है उनका उसके वर्क स्टाइल पर क्या इन्फ्लुएंस है वो देखना है। एंड नंबर थ्री, क्या उसे कोई अपॉर्चुनिटी टू मिसकंडक्ट है, टू एंगेज इन मिसकंडक्ट अगर है तो वर्क प्लेस एथिक्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड इन अ नेगेटिव वे। लेट मी एक्सप्लेन द लास्ट वन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल फर्स्ट। बैंक्स, अगर आपके घर में पेरेंट्स या कोई भाई बहन रिश्तेदार किसी बैंक के अंदर जॉब कर रहा है या जॉब ऑलरेडी काफी सालों से कोई कर रहा है, तो बैंक मैनेजर का एक पोस्ट होता है। उसके अलावा बैंक में अलग अलग डेजिग्नेशंस होते हैं, ध्यान रखो। एक वक्त ऐसा है कि बैंक के अंदर इंटरनल क्या होता है, रोटेशन सिस्टम होता है, रोटेशन। एक मैनेजर, एक ब्रांच का मैनेजर लंबे समय तक नहीं रहता है, 3-4 साल बाद उसका ट्रांसफर होगा। अगर बैंक के अंदर कोई पर्सन ऑपरेशंस में है तो उसे 2-3 साल बाद किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जाएगा। कोई कैशियर है तो वो कैशियर से ऑपरेशंस में आ जाएगा। मतलब ये रोटेशन पॉलिसी बैंक में होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस लास्ट एलिमेंट। व्हाट इज इट? लिसन केयरफुली। एक पर्सन है, कैशियर है बैंक में, काफी सालों से कैशियर है, 10 साल हो चुके उस बैंक में काम करते हुए, जिसमें से वो लगभग 6 साल तक कैशियर रह चुका है। अभी भी वो कैशियर है, ऑनेस्ट है, उसके ऊपर अभी तक कोई भी इल्जाम नहीं लगा है टू बी इन्वॉल्व इन अनएथिकल बिहेवियर। महीने की 27 तारीख है। उस कैशियर का डे टू डे रूटीन इस तरह से कि अर्ली इन द मॉर्निंग ट्रेजरी से कैश बॉक्स वो निकालता है, पूरा दिन का ऑपरेशंस वो मैनेज करता है, एंड ऑफ द डे कैश बॉक्स फिर से ट्रेजरी में वही रखता है। कैशियर का डे टू डे रूटीन में कैश बॉक्स ट्रेजरी से कौन निकल रहा है? वो खुद। कैश बॉक्स फिर से ट्रेजरी में कौन डाल रहा है? वो खुद। महीने की 27 तारीख को उसे एक इमरजेंटली और अर्जेंटली 10,000 रुपए की जरूरत है। वो काफी ऑनेस्ट है, उसका अभी भी कोई इरादा नहीं है बैंक के साथ चीट करना या फ्रॉड करना। वो सोचता है मेरी तनख्वाह एक महीने की फर्स्ट 1 तारीख को हो जाएगी। आज 27 तारीख है, रोज मैं कैश बॉक्स ओपन करता हूं, मैं ही कैश बॉक्स को फिर से ट्रेजरी में रखता हूं। सिर्फ 3-4 दिनों की बात है, मैं 10,000 रुपीज कैश बॉक्स से यूज कर लूंगा। जैसे 1 तारीख को मेरी तनख्वाह आ जाएगी, वो 10,000 फिर से कैश बॉक्स में डाल दूंगा। अब उसका दिमाग और उसका दिल यहां पर दोनों कोई भी बैंक के साथ फ्रॉड करने को लेकर उसे गाइड नहीं कर रहा है, बट उसके मन में विचार आ रहा है क्योंकि कैश बॉक्स मैं खुद क्या कर रहा हूं, क्लोज कर रहा हूं और ओपन कर रहा हूं। व्हाई नॉट डू दिस फॉर 3-4 डेज? माय इंटेंशन इज नॉट टू चीट द बैंक। अब यहां पर उसने अगर ऐसा करा तो उसे ये करने के लिए जो एनवायरमेंट वहां पर मिला, क्यों मिला? बिकॉज ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन मिसकंडक्ट। मतलब कई बार ह्यूमन बीइंग का नेचर इस तरह से होता है, भले वो हाईली एथिकल क्यों ना हो, अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिल गई ही कैन डू अ मिसकंडक्ट। तो इसलिए उसे अपॉर्चुनिटी दो ही मत। वर्क प्लेस एथिक्स अगर हमें किसी पर्सन के डिसाइड करने हैं तो इन 3 फैक्टर्स में से जो लास्ट फैक्टर ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होता है, कंट्रोल में। लास्ट एंड द सेकेंड वन दैट इज थर्ड एंड सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होता है। अगर बैंक्स के अंदर रोटेशन सिस्टम है, रोटेशन पॉलिसी, तो वो कैशियर जब कैश बॉक्स ओपन करता है बैंक के अंदर, बैंक मैनेजर
कैशियर और एक एम्प्लॉय तीन मिलकर साइन करते, जो वो कैश बॉक्स क्लोज करेगा, बैंक मैनेजर, कैशियर और एक एम्प्लॉय मिलकर साइन करेंगे। अगर डे टू डे रूटीन एक्टिविटी होगा, इंटरनल कंट्रोल अगर स्ट्रांग होगा, तो वो एम्प्लॉय जो कैशियर था उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं मिसकंडक्ट करने के लिए। अरे सुनो, नंबर 3 फैक्टर, आई होप इट इज क्लियर। नंबर 2 फैक्टर क्या था? इन्फ्लुएंस बाय मैनेजर्स एंड कोवर्कर्स। अपने फेलो कलीग्स, वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, अगर उसके फेलो कलीग्स उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसको फोर्स कर रहे हैं किसी अनएथिकल बिहेवियर के लिए, तो दैट कैन अगेन वी कैन से इन्फ्लुएंस इज वर्क प्लेस एथिक्स। एंड द फर्स्ट वन जो उसे खुद होना जरूरी है, ये काम ऑर्गेनाइजेशन में एचआर करते हैं। एचआर जब किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट किया था ना, रिक्रूटमेंट और इंटरव्यू लेते वक्त जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, क्वेश्चन आंसर से उस एम्प्लॉय के मॉरल स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज को जाना जाता है। उसको पूछा जाएगा व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस। इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है व्हाई यू लेफ्ट योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई यू वांट टू जॉइन आवर ऑर्गेनाइजेशन, जिससे उस एम्प्लॉय के दिल में दिमाग में क्या चल रहा है वो पता करने की कोशिश होती है। और फिर देखा जाता है वेदर ही इज फिट टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और फिर उसे कंपनी में और ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाएगा? रिक्रूट किया जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं सबको समझ रहा है? वर्क प्लेस एथिक्स कितने फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है? 3। पहला, इंडिविजुअल मॉरल स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज। नंबर 2, इन्फ्लुएंस ऑफ द मैनेजर्स एंड कोवर्कर्स। रीजन सबको समझ रहा है ना? एंड नंबर 3, बोलो, अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन मिसकंडक्ट। वर्क प्लेस एथिक्स किससे रिलेटेड है? एक बोलो, एक एम्प्लॉय से भी और एम्प्लॉयर से, दोनों से। आपके नोट्स में आओ, हमें फर्स्ट क्वेश्चन, भले ही वो आपके नोट्स में लास्ट क्वेश्चन है, बट पहला क्वेश्चन हमें वही देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके नोट्स में जो मैंने एक्सप्लेन किया है, अब देखना क्वेश्चन नंबर 7 में वैसे ही फर्स्ट 2 पॉइंट्स यू हैव टू मार्क प्रॉपर्ली। फर्स्ट पॉइंट वहां पर जो दिया है, शॉर्ट नोट आता है, शॉर्ट नोट ऑन वर्क प्लेस एथिक्स। जब शॉर्ट नोट आएगा तो आपको सबसे पहले वहां पर वो डेफिनेशन लिखना है इन्वर्टेड कॉमर्स में, how one applies values to work in actual decision making, how one applies values to work in actual decision making is workplace ethics। आगे लिखा है a set of right and wrong actions that directly impact the workplace। अरे समझ रहा है क्या? a set of right and wrong actions that can impact the workplace। कैसे? आगे लिखा है ethical decisions in an organization are influenced by, अरे बोलो, 3 factors, and which are those factors? Number 1, individual moral standards. Number 2, influence of managers and co-workers। मिला है क्या? Number 3, opportunity to engage in misconduct। तीनों एलिमेंट्स मैंने आपको बताया। अब देखो सीधा आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर, उसी आंसर में पॉइंट नंबर 7 पर एंड पॉइंट नंबर 8 पर। पॉइंट नंबर 7 के वहां पर आप लिखो WPE, WPE वर्क प्लेस एथिक्स, डैश करके लिखो एम्प्लॉय। वो किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। पॉइंट नंबर 8 में आप लिखो द लेफ्ट हैंड साइड में WPE, अब कौन होगा? बोलो, एम्प्लॉयर। हमने वर्क प्लेस एथिक्स का मीनिंग देखा है, उसके फैक्टर्स देखे। अब एम्प्लॉय के लिए वर्क प्लेस एथिक्स क्या है? पॉइंट नंबर 7 में पढ़ो। नंबर 1, कीपिंग सीक्रेट्स। ऑर्गेनाइजेशन की जो इंपॉर्टेंट जानकारी है उसे सीक्रेट मेंटेन रखना है, उसे लीक नहीं करना है। ये पहला वर्क प्लेस एथिक्स एक एम्प्लॉय को फॉलो करना है। और ये सुनो, नंबर 2, अपने कर्तव्यों का पालन करना है, मीटिंग ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने ड्यूटीज निभानी है। Number 3, avoiding undue pressure that may force others to act unethically। खुद किसी दूसरे एम्प्लॉय को फोर्स या कोर्शन उस पर नहीं लाना है अनएथिकल बिहेवियर के लिए। एक एम्प्लॉय को 3 वर्क प्लेस एथिक्स फॉलो करना है। पहला, अपने ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंट जानकारी सीक्रेट मेंटेन रखनी है। नंबर 2, अपने ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करना है? फॉलो करना है। नंबर 3, किसी और को अनएथिकल बिहेवियर के लिए फोर्स नहीं करना है। अगर एक एम्प्लॉय ये 3 एलिमेंट्स फॉलो कर रहा है तो हम कह सकते हैं वो वर्क प्लेस एथिक्स फॉलो कर रहा है। बट एम्प्लॉय के अलावा एम्प्लॉयर को भी है ना, एम्प्लॉयर को वर्क प्लेस एथिक्स देखो क्या दिया है,
नंबर वन जो अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में पाया नहीं जाता है, अ क्लियर कोड ऑफ कंडक्ट, अ क्लियर कोड ऑफ कंडक्ट प्रैक्टिस्ड एट हाईएस्ट लेवल। इसका मीनिंग समझना है, क्लियर कोड ऑफ कंडक्ट। चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस एट होम। हाईएस्ट लेवल मतलब एम्प्लॉयर को खुद पहले वर्क प्लेस एथिक्स फॉलो करना है, देन ही कैन एक्सपेक्ट इज व्हाट एम्प्लॉयज टू डू इट। यदि ना कोड ऑफ कंडक्ट प्रैक्टिस्ड एट द हाईएस्ट लेवल। नंबर टू, fairness and honesty in its dealings with the stakeholders, fairness and honesty, fairness and honesty मतलब सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है। एम्प्लॉयर को क्या फॉलो करना है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट। फेयरनेस एंड ऑनेस्टी, अपने कस्टमर्स को चीट नहीं करना है, अपने सप्लायर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना है। फेयरनेस एंड ऑनेस्टी विद द स्टेक होल्डर्स दिया ना, समझ रहे कि नहीं। एंड नंबर थ्री, किसी भी तरह के प्रोहिबिशन ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट, हाईलाइट करो, प्रोहिबिशन ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन? भेदभाव, किसी भी तरह का भेदभाव, हरासमेंट, टॉर्चर, किसी भी तरह का हम कह सकते हैं भेदभाव, किसी भी तरह का टॉर्चर अपने एम्प्लॉइज का नहीं करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोगों का नहीं करना है। अगर एक एम्प्लॉयर इन तीन एलिमेंट्स को फॉलो कर रहा है, ही इज फॉलोइंग वर्कप्लेस एथिक्स। अब थोड़ा सा एक थर्ड पार्टी ओपिनियन मैं कहूंगा और थर्ड पार्टी व्यू दो इस पर्टिकुलर वर्कप्लेस एथिक्स को। भूल जाओ आपने क्या पढ़ा है, आप मुझे सिर्फ इतना बोलो, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज इस तरह से वर्कप्लेस एथिक्स फॉलो कर रहे हैं, एम्प्लॉयर वर्कप्लेस एथिक्स फॉलो कर रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए दोनों का इक्वल सपोर्ट है, तो ऑब्जेक्टिव विल बी इजीली अचीव्ड। और इसलिए उन्होंने कहा है वर्कप्लेस एथिक्स ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपने ग्रोथ और अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को हासिल करना है। तो फिर ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैं कह रहा हूं बिकॉज वी आर डिस्कसिंग बिजनेस एथिक्स, बट आप इसको आपके इंडिविजुअल लाइफ से जोड़ दो। इंडिविजुअल लाइफ से अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हो तो आपको यही एथिकल बिहेवियर फॉलो करना है। और ये सुनो, आपको अगर एक बिजनेस लाइफ, इंडिविजुअल लाइफ के अलावा अगर हम कहेंगे आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिश्तेदारों के साथ आपको अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है, तो भी आपको एथिकल बिहेवियर मेंटेन करना है। वर्कप्लेस एथिक्स पर जब क्वेश्चन आएगा तो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताया अभी तक। कितने? 4। कुल मिलाकर कितने पॉइंट्स है वहां पर? 8। पॉइंट नंबर 1 2 पॉइंट नंबर 7 8 हमारे आंसर के पहले स्टेप्स होंगे। जब आप घर में आंसर बनाओगे 4 पॉइंट्स कैसे बनाने सबको क्लियर है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 आपका आएगा, that is point number 6. Read that. The behavior of business persons, the behavior of business persons towards, bolo, customers, suppliers and others in their workplace also generate ethical concerns. मतलब इनके प्रति कैसे आपका बर्ताव है वो भी आपका वर्कप्लेस एथिक्स डिसाइड करेगा। एंड उसके बाद मैं कहूंगा पॉइंट नंबर 3 से लेकर 5 तक ये 3 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट आपको बनाना है जो आपको अच्छा लगे। पॉइंट नंबर 3 4 5 एक बार पढ़ लो। दैट इज ओनली टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट बेटर। यू नीड नॉट और इट इज नॉट कंपल्सरी दैट इन तीनों में से एक पॉइंट लिखना ही है, बट 5 पॉइंट्स कौन से लिखने मैंने बता दिया आपको। रीड पॉइंट नंबर 3 to 5। पढ़ा है सबने? एनीथिंग डिफिकल्ट यू फाइंड? पॉइंट नंबर 3 में व्हाट इट मींस बोलो। जो व्यक्ति वर्कप्लेस एथिक्स फॉलो कर रहा है वो अपने बाकी फेलो कलीग्स के लिए एक आइडल है। ही विल सेट एन एग्जांपल फॉर द फेलो वर्कर्स ना, फॉलो नहीं फेलो करो उधर, फेलो वर्कर्स। पॉइंट नंबर 4 का मतलब क्या है? एक्टिविटीज ऑफ कलीग्स,
and organizational policies, firms policies are important for ethical compliance. Point number 6, workplace ethics कहां पर फॉलो नहीं होता है? लोग लेट आते काम पर, gossips at workplace, tempt other employees to follow the same, और जिसकी वजह से अनएथिकल एक्ट्स और अनएथिकल चेन ऑफ एक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ने लग जाता है. तो पॉइंट नंबर 3, 4, 5 ये सिर्फ आपको वर्क प्लेस एथिक्स कैसे एग्जैक्टली हो सकता है उसके लिए गाइड करेंगे. पॉइंट नंबर आंसर में कितने आएंगे? 5 पॉइंट्स, 1, 2 एंड आई कैन से 6, 7, 8. शॉर्ट नोट आ गया, आपने शुरुआत कर दी. इट इज द एक्शन एंड नॉट द फ्रूट ऑफ एक्शन दैट इज इंपॉर्टेंट, एज सेड बाय महात्मा गांधी. उसके बाद वर्क प्लेस एथिक्स का मीनिंग डेफिनेशन दिया. उसके बाद आपने कहा वर्क प्लेस एथिक्स के जो फैक्टर्स है वो इस तरह से इन्फ्लुएंस होते. स्क्रीन पर आपने उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया. वर्क प्लेस एथिक्स इक्वल टू, आपने उन फैक्टर्स को इस तरह से एक्सप्लेन किया रादर देन थ्योरी. और उसके बाद पॉइंट नंबर 3 आपने लिखा एम्प्लॉयर के लिए वर्क प्लेस एथिक्स. पॉइंट नंबर 4 एम्प्लॉय के लिए वर्क प्लेस एथिक्स. पॉइंट नंबर 5 बाकी स्टेक होल्डर्स के प्रति एथिकल कंसर्न्स. एंड लास्ट कंक्लूजन 10 वर्क प्लेस एथिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल प्ले करता है. सबको क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन था, बट इसको इन डेप्थ पढ़ने का कारण ये था, इस क्वेश्चन पर ही पूरा चैप्टर है. जितना भी हमने इस चैप्टर में देखा, इस क्वेश्चन में देखा, इस क्वेश्चन में हमने एम्प्लॉयर के लिए वर्क प्लेस एथिक्स क्या देखा था? थर्ड पॉइंट क्या था एम्प्लॉयर का? थर्ड पॉइंट एम्प्लॉयर के लिए थर्ड वर्क प्लेस एथिक्स क्या था? प्रोहिबिशन ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट. उसको लेकर चैप्टर में डिस्कशन है. एम्प्लॉय के लिए जो वर्क प्लेस एथिक्स था उसको लेकर चैप्टर में डिस्कशन है. लेट अस अंडरस्टैंड दैट. आपके नोट्स में आप चैप्टर नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 उसमें आ जाओ. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? टेल मी. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स इन एम्प्लॉयमेंट क्या डिस्क्रिमिनेशन. मतलब अब ये एलिमेंट्स एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर है, मतलब एम्प्लॉयर के उस डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर को लेकर है. देखो ये कहना बड़ा आसान है ऑन पेपर, वर्क प्लेस एथिक्स फॉलो करो, एम्प्लॉय ने फॉलो करना चाहिए, एम्प्लॉयर ने फॉलो करना चाहिए. बट ये प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाते हैं ना, तब वर्क प्लेस एथिक्स कितना फॉलो होता है ये हर एक को पता है. और एम्प्लॉइज, मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा कुछ ऐसे एम्प्लॉइज का जिनका मनोबल वर्क प्लेस एथिक्स फॉलो ना होने से इतना टूट गया कि कुछ एम्प्लॉइज मेंटली रिटार्डेड हो गए. दे लेफ्ट द जॉब. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अक्सर ऐसा होता है. वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब एक एम्प्लॉयमेंट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन कैसे होगा? 3 कारणों से होगा. पहला रीजन क्या दिया? इंडिविजुअल मेरिट इज इग्नोर्ड. अगर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी हो जाती है मैनेजर पोजीशन पर, 2 लोग उस पोजीशन के लिए क्वालिफाइड है. एक एम्प्लॉयर ने क्या कर दिया? एक पर्सन के एक्सपीरियंस को दरकिनार करते हुए जो उस एम्प्लॉय का और नजदीकी है उसको प्रमोट कर दिया और उसको मैनेजर बना दिया. मतलब जो एम्प्लॉय क्वालिफाइड था, कॉम्पिटेंट था, उसके मेरिट को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया. उसके कैपेबिलिटी को इग्नोर कर दिया. और जस्ट बिकॉज एक पर्सन उसका नजदीकी रिश्तेदार है उसको क्या कर दिया? प्रमोट कर दिया. अक्सर ऐसा होगा. तो एम्प्लॉइज के साथ ऑर्गेनाइजेशन में डिस्क्रिमिनेशन कब होगा? नंबर 1 दिया इंडिविजुअल मेरिट को इग्नोर किया जाएगा. नंबर 2 क्या लिखा है? बायस्ड वे. उसके साथ बायस्ड वे में, बायस मतलब क्या? टू डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन. मेल है इसलिए अलग, फीमेल है इसलिए अलग. बायस्ड वे. रिलीजन, कास्ट, क्रीड के ऊपर अगर आप उसे ट्रीटमेंट दोगे और उसे प्रमोट करोगे तो उसे कहते हैं बायस्ड वे. दोनों पढ़ लो. पहला इंडिविजुअल मेरिट इग्नोर्ड में यू अंडरलाइन. डिसीजन not based on individual merit such as ability to perform a given job or seniority और ability पर यह डिसीजन नहीं होता है तो उस केस में इंडिविजुअल मेरिट को इग्नोर किया जाएगा. या क्वालिफिकेशन को लेकर नहीं होगा तो इंडिविजुअल मेरिट इग्नोर होगा. बायस्ड वे में क्या दिया है? डिसीजन इज बेस्ड होली और पार्टली ऑन, क्या लिखा है? रेशियल और सेक्सुअल प्रिजुडाइस. प्रिजुडाइस मतलब क्या? उसका हम सेक्सुअल और रेशियल स्टेटस यहां पर
फॉल्स स्टीरियोटाइप्स, स्टीरियोटाइप्स मतलब स्टोरीज, गलत स्टोरीज, किसी के बारे में कुक करना और वो ऑर्गेनाइजेशन में फैलाना, स्टीरियोटाइप्स। अदर काइंड ऑफ मॉरली अनजस्टिफाइड एटीट्यूड अगेंस्ट मेंबर्स, मतलब हम कह सकते हैं इमोरल बिहेवियर। सो एक डिसीजन उसके कास्ट, क्रीड, रिलीजन पर या उसके जेंडर पर या उसके बारे में जो स्टोरीज बताई जा रही है उस पर, या फिर उसके प्रति अनजस्टिफाइड एटीट्यूड रखते हुए जब ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो उस एम्प्लॉय के साथ क्या हो रहा है, बायस्ड वे में ट्रीटमेंट हो रहा है। फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस समझ रहा है सबको? फर्स्ट में उसके कैपेबिलिटी को क्या नजरअंदाज किया जा रहा है, सेकंड में उसको रिलीजन और कास्ट, क्रीड के ऊपर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। एंड थर्ड वन जो इन दोनों का इंपैक्ट है, फर्स्ट और सेकंड करने से थर्ड एलिमेंट जो दिया ना, इन दोनों का हार्मफुल इंपैक्ट क्या होता है, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, परहैप्स कॉस्टिंग द जॉब्स। प्रमोशंस करो, प्रमोटर्स नहीं, प्रमोशंस, प्रमोशंस और बेटर पे। मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है काफी जगह पर, 25 साल से गवर्नमेंट जॉब में है, जब ज्वाइन किया था जिस पोजीशन पर, आज भी उसी पोजीशन पर है। और उस एम्प्लॉय से पीछे से आकर कुछ एम्प्लॉइज करप्शन कर कर, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज ब्राइबरी देकर आज उसी एम्प्लॉय के बॉस बन चुके हैं। ऐसे आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काफी जगह मिलेगा। बट मैं आपको बता दूं इसका एक स्टेप आगे, आई नो अ इनकम टैक्स ऑफिसर who today should have been an income tax commissioner because he has an experience of almost 30 years. When he joined the organization, that is government department, as an income tax officer 30 years before, today also is an income tax officer. Whereas government departments में promotion किस पर होता है? Based on experience. But just because he believes in his work, he believes in his honesty, he is not able to, or he doesn't get involved in corruption or bribery for promotion, he is at the same position. And just 2 years before, he was admitted to a mental hospital and no family disturbance was there. The only disturbance that was traced was he was mentally depressed out of his work. पिछले 30 सालों से जब उसको प्रमोशन नहीं मिला तो that person got mentally depressed and today he is a mentally retarded person. And I can say there is no this is not due to, we can say, his family, his friends. It is due to the work environment or the government culture, जिस तरह से गवर्नमेंट जॉब्स में प्रमोशन और प्रैक्टिसेस होती है। तो ये कहना बड़ा आसान है कि एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन से एम्प्लॉयज पर नेगेटिव इंपैक्ट होता है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो रहा है। इसको कम करने के लिए वर्क प्लेस एथिक्स फॉलो करना है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में एक कदम आगे, काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन होता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होता है। उल्टा है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा होता है बिकॉज वहां पर हायर एंड फायर पॉलिसी है, हायर एंड फायर। वी गोइंग टू स्टडी दैट। बट ये क्वेश्चन नंबर 2 सबको क्लियर है? पक्का? क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ो। अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 और 2 में कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन discriminatory practices. What is discriminatory practices? Discriminatory practices. Student मुझे वही कहते हैं, individual merit is ignored, biased way. No, understand. Discrimination, employment discrimination अलग है और discriminatory practices मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन कौन सी लेवल पर और कहां पर कब हो सकता है? डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयज के साथ कब हो सकता है? एम्प्लॉयज के साथ डिस्क्रिमिनेशन उनके रिक्रूटमेंट के वक्त हो सकता है। रिक्रूटमेंट के वक्त कैसे होता है रिक्रूटमेंट? आई आस्क यू क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। अगर आप एक कंपनी के एंटरप्रेन्योर हो, ओनर हो, थिंक यू हैव टू आंसर मी, और आपके कंपनी में एक जॉब पोजीशन वैकेंट हो गई है। आप एक फैमिली फंक्शन में गए हो जहां पर आपके काफी रिश्तेदार, दोस्त वहां पर आ चुके हैं। आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो, वो जो पोजीशन खाली हुई है उसकी वजह से आपको जल्द से जल्द वो पोजीशन फिल करनी है, वरना आपका ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन लेस हो जाएगा। आप ऐसे केस में उस फैमिली फंक्शन में जाते हो जहां पर आपके दिमाग में आपके ऑर्गेनाइजेशन की उस पोजीशन वैकेंसी की बात होती है। मेनी ऑफ द पीपल व्हाट दे डू, जहां पर भी वो सोशल लाइफ में जाते हैं, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिश्तेदारों को कहते हैं
मेरे यहां पर एक पोजीशन खाली है, कोई अच्छा आदमी होगा तो बता दो। और उस अच्छे आदमी की तलाश वो कहां पर करते हैं? फैमिली में, सोसाइटी में और अपने सर्कल में। व्हाट दे हैव सेड, इसको कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ रेफरल। क्या कहते हैं? माउथ रेफरल। और अगर कोई पर्सन इंटरव्यू के लिए आता भी है ना, उसे कहा जाता है रेफरेंस दो, रेफरेंस। जब तक रेफरेंस नहीं होगा उसे लिया नहीं आता है। मतलब काफी ऑर्गेनाइजेशंस में रिक्रूटमेंट को लेकर जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, दैट इज वन ऑफ द डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। ऐसे कुछ 5 प्रैक्टिसेस दिए वहां पर। अब देखना उन प्रैक्टिसेस का पहले हेडिंग पढ़ लो। फर्स्ट प्रैक्टिस क्या लिखा है? फर्स्ट प्रैक्टिस, उसका एक्रोनिम दिया राम से पहले दशरथ क्राउंड। उसमें आर स्टैंड्स फॉर रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस, देन एस फॉर स्क्रीनिंग प्रैक्टिसेस, पी फॉर प्रमोशन प्रैक्टिसेस, डी फॉर डिसमिसल, सी फॉर कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कितना हो गया? राम से पहले दशरथ क्राउंड हो गया। और ये सुनो, लेट अस अंडरस्टैंड दैट वन बाय वन। प्लीज सी, पहले जब क्वेश्चन आया डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस पर, तो मैं पहले मार्क करूंगा डिस्क्रिमिनेशन का डेफिनेशन जो दिया, टू डिस्टिंग्विश वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर। ये किसके ऊपर होगा? बेस्ड ऑन एज, जेंडर, रेस, रिलीजन और अदर प्रोटेक्टेड क्लास स्टेटस। इसको लेकर जब डिस्टिंक्शन होगा उसे हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन। अरे समझ रहा है क्या? डिस्क्रिमिनेशन का पहला प्रैक्टिस, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस क्या लिखा है? रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस। मैंने आपको कहा रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस में डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है? फर्स्ट लाइन में मार्क करो, वर्ड ऑफ माउथ रेफरल्स। मिला है क्या? टू रिक्रूट न्यू वर्कर्स, वर्ड ऑफ माउथ रेफरल्स टू रिक्रूट न्यू वर्कर्स, नंबर 1। नंबर 2 उसी में मार्क करना, desirable job positions are advertised only in media that are not used by minorities or women or are classified for men only. Very interesting, we can say recruitment practice जो अक्सर फॉलो होता है डिस्क्रिमिनेटरी। मैं इसका मीनिंग आपको बता रहा हूं सेकंड वन का, क्लासिफाइड फॉर मेन ओनली। रियल लाइफ स्टोरी है, सुन लो। सुधा मूर्ति, हैव यू हर्ड अबाउट दैट लेडी? वाइफ ऑफ नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति का एक इंटरव्यू हुआ था। उस इंटरव्यू में नारायण मूर्ति को एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। सो कैन वी से दैट बिहाइंड योर सक्सेस योर वाइफ सुधा मूर्ति's hand is there? He said, in fact, I can say whatever I am today, whatever Infosys is today, it is only due to Sudha Murthy. The interviewer asked Narayana Murthy, why you are so much focusing or stressing on this point that Infosys bhi Sudha Murthy ki wajah se? He gave that story, a wonderful story. He said, when I, along with my friends, was struggling, we were struggling in Pune in the year 1983-84, 1978-79, we were struggling. We were pass out engineers and we were struggling to start our own company. At that time, IT business was not that, we can say, high profile business or industries of India. तो बैंक्स आईटी बिजनेस को लोन देने के लिए आगे नहीं आती थी। हम सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते थे, हम खुद का आईटी कंपनी स्टार्ट करना चाहते थे। हम सारे फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे। बैंक्स में जाने के बाद, बार बार बैंक के चक्कर काटने के बाद, बैंक्स ने जब हमें लोन देने से मना कर दिया तो हमने सरेंडर कर दिया था और हम जॉब करने ही वाले थे। ये एक सिचुएशन। उन्होंने कहा इस सिचुएशन का बैकग्राउंड सुनो। सुधा मूर्ति, before becoming Sudha Murthy, she was working in Bangalore Tata Motors company. Bangalore Tata Motors company में she was working at a particular profile or designation, जहां पर उनके कंपनी के एम्प्लॉइज, जो फैकल्टी और एम्प्लॉइज ऐसा एक तरह का रूम होता है, उसके बाहर एक क्लासिफाइड लगा उन्हें पड़ा जहां पर लिखा था कि पुणे टाटा मोटर्स कंपनी में एक वैकेंसी हुई है। वैकेंसी जो हुई थी, उस वैकेंसी का जो रिक्वायरमेंट था वो सुधा मूर्ति के क्वालिफिकेशन से मैच हो रहा था, द एंटायर जॉब प्रोफाइल। शी वॉज वेरी हैप्पी रीडिंग दैट वैकेंसी इन पुणे टाटा मोटर्स, बट एट द एंड इट वॉज रिटन फॉर मैन ओनली। शी वॉज, when she read that for men only, she felt unhappy. She decided to fight against this at that time. She wrote a letter on yellow card envelope, that is yellow card का होता ना, to JRD Tata. At that time, JRD Tata got that letter. He read the letter. He felt that this lady must be called for the interview.
he requested Pune Tata Motors to call that lady Sudha Murthy for the interview. She came to the interview, she was asked, she was questioned, she got selected for that post. Even though she was a lady, the post was for men only. She got selected. She started working in Pune Tata Motors. When she started working, just before that, this नारायण and their friends were struggling in Model Colony. पुणे में Model Colony एक एरिया है, वहां पर वो फ्लैट पे रहते थे, रेंटेड फ्लैट में, वहां पर वो स्ट्रगल कर रहे थे, and they were giving up their dream to start the company and they were searching for jobs. At that time, through a common friend, when they go for afternoon lunch and evening dinner, so usually since Sudha Murthy used to work in the company, she used to go in for evening dinner at one particular place where she met Narayana Murthy. And Narayana Murthy ने धीरे धीरे करके जब उनकी दोस्ती हुई तो नारायण मूर्ति ने अपना ड्रीम उनके साथ शेयर किया कि हम लोग इस तरह से जॉब ढूंढ रहे थे, लोन चाह रहे थे बैंक से, बट बैंक ने लोन नहीं दिया, अब हम जॉब ढूंढ रहे, तो तुम्हारे कंपनी में कोई जॉब है तो मुझे दिला दो. उस वक्त सुधा मूर्ति ने कहा तुम्हें कितना कैपिटल चाहिए अगर तुम्हें कंपनी स्टार्ट करना है, तो दे सेड वी रिक्वायर 25,000 रुपीज कैपिटल टू स्टार्ट आवर कंपनी. सुधा मूर्ति टुक अ लोन on her salary from Tata Motors Pune and gave 25,000 to Narayana Murthy and his team. From that 25,000 loan, Infosys today is having a market capitalization of more than 1,50,000 crores. He says, my success of Infosys owes to Pune Tata Motors and Sudha Murthy, especially to JRD Tata. अगर JRD Tata ने उस वक्त इस डिस्क्रिमिनेशनरी प्रैक्टिस, रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस को रोका नहीं होता, और अगर उन्होंने सुधा मूर्ति को इंटरव्यू के लिए कॉल करने के लिए कहा नहीं होता, तो कभी सुधा पुणे में नहीं आती, हम लोगों का कभी ये ड्रीम फुलफिल नहीं होता, और वी वुड हैव ऑलवेज वर्कड एज एन एम्प्लॉय ओनली इन अ कंपनी. और मैं आपको बता दूं, ये छोटा सा स्टोरी है, बट दैट स्टोरी हैज गिवन मेनी लेसन्स. सबसे इंपॉर्टेंट, रिक्रूटमेंट का प्रैक्टिस अगर आप एक प्रॉपर वे में फॉलो करोगे और कॉम्पिटेंट बंदे को जॉब दोगे, तो उसके मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस कितने हो सकते हैं, इसका जीता जागता वी कैन से लाइव एग्जांपल है रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस. तो इसलिए कहता है, अगर आप एक, अभी ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी आर गोइंग टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं, हमें रिक्रूटमेंट करने की नौबत आती है, तो वी मस्ट नॉट फॉरगेट, रिक्रूटमेंट में ये दो चीजें अक्सर हमें क्या करनी है, अवॉइड करनी है. वो करते हैं रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस का फर्स्ट, वर्ड ऑफ माउथ रेफरल, आप अंडरलाइन किया उधर, नंबर 1 लिखना, दैट इज अ रॉन्ग डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस. एंड नंबर 2, positions that are advertised in media which are classified for men only. पर yes or no? First and second clear है? Then उसके बाद screening practices दिया. What is screening? Understand. मूवी होता है ना, मूवी, बॉलीवुड का मूवी, स्क्रीन प्ले होता है, स्क्रीन प्ले. स्क्रीन प्ले मतलब क्या, जब भी किसी एक्टर या एक्ट्रेस को एक पर्टिकुलर रोल के लिए सिलेक्ट करना होता है, उसका पहले स्क्रीन प्ले होता है, उसको उस रोल का एक छोटा सा किरदार दिया जाता है और उसे कहा था तुम इसे निभाओ. प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स उसे ऑब्जर्व करके फिर एक एक्टर और एक्ट्रेस को शॉर्टलिस्ट करते, नॉट ओनली एक्टर एक्ट्रेस, हर पर्सन को मूवी के लिए. वैसे ही जॉब्स में स्क्रीनिंग प्रैक्टिस होता है. उन्होंने कहा है स्क्रीनिंग प्रैक्टिस में डिस्क्रिमिनेशन होता है. डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, सुनो. यूपीएससी एग्जाम्स, यू ऑल आर अवेयर, यूपीएससी में पहले प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा, और उसके बाद इंटरव्यू होगा. करेक्ट, इंटरव्यू मस्ट है. अब काफी लोग प्रीलिम्स पास कर लेते, मेंस पास कर लेते, इंटरव्यू में फेल होते हैं, फिर से पहले से प्रीलिम्स से जाना है. सुनो, अब 10 लोग का पैनल होता है, 10 पीपल यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए. 10 लोग में से मान लो कुछ 6 लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, 4 लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, 4 लोग सिर्फ ऑब्जर्व करते, जिसको हमें कम्युनिकेशन में पढ़ना है, उसे कहते हैं किनेसिक्स. क्या कहते हैं, किनेसिक्स. 4 लोगों को टास्क दिया था, ओनली ऑब्जर्व दैट पर्सन हु इज इन द इंटरव्यू, उसका बॉडी लैंग्वेज देखो. कई बार उस किनेसिक्स बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है जो इंटरव्यू के लिए आया है बंदा, वो अपनी बात सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है. तो इंटरव्यूअर्स जो होते, पैनल होता है, उनमें से 4 लोग सिर्फ ऑब्जर्व करते, 6 लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं. अब सुनो, 10 लोगों का पैनल बैठा है, एक बंदा अंदर एंटर होता है इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू हो गया है. अब पोस्ट जो यूपीएससी के इंटरव्यू का है, तो डेफिनेटली इज फॉर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, यस और नो. तो उस बंदे का इंटरव्यू पैनल ने क्या देखना चाहिए, उसका इंटेलिजेंस, उसका डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स हिज सोशल वर्क,
उसका ऑनेस्टी, ये सारे फैक्टर्स देखने चाहिए। और ये सुनो, ये अगर आपको उसे सिलेक्ट करना है तो आपको उसके ये सारे एलिमेंट्स देखना है ना, उसमें है या नहीं। अरे हो कि नहीं। उसका इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू होकर वो चला गया, इंटरव्यू पैनल उसे मार्क्स दे रहा है। मार्क्स देते वक्त एक पैनलिस्ट जज ने कहा, यार तूने ऑब्जर्व किया जब वो आया था, मैंने ऑब्जर्व किया, तूने किया कि नहीं मुझे पता नहीं, उसके बाल देखे, बाल ऐसा लग ही नहीं रहा था ये आईएएस बन सकता है, इतने बड़े बड़े बाल थे। एक बोलता अरे तूने देखा नहीं उसकी चाल कैसी थी, वो कैसे चल रहा था। एक ने कहा उसका नाक देखा, नाक कैसा था। अब मुझे बोलो, यहां पर इंटरव्यू पैनल अगर इंटरव्यू के लिए बैठा है तो उन्होंने उस बंदे का स्क्रीन प्ले और स्क्रीनिंग किस पर करना चाहिए, उसके इंटेलिजेंस पर, उसके नॉलेज पर और उसका डिटर्मिनेशन के ऊपर। बट अगर एक इंटरव्यूअर, अब मेन पॉइंट, एक इंटरव्यूअर किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई करता है फॉर रीजंस नॉट रिलेटेड टू वर्क, जिसका उस वर्क से कोई लेना देना नहीं है, तो उसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस नंबर 2, जिसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग प्रैक्टिस। क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग प्रैक्टिस। आई होप इट इज क्लियर। अब मार्क करो उधर स्क्रीनिंग प्रैक्टिस में सेकेंड लाइन डायरेक्टली, इंटरव्यूज फॉर द जॉब्स, interviews for the jobs are said to be discriminatory if the, बोलो, interviewer disqualifies certain class of people for reasons, अरे बोलो, for reasons not related to work, जिसका उसके वर्क से कोई लेना देना नहीं है। पता चला गवर्नमेंट के पीएमसी, महानगर पालिका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में प्यून का पोस्ट खाली, प्यून का पोजीशन खाली हो गया, न्यूज़पेपर में ऐड आ गई, एडवर्टाइजमेंट में दिया एमकॉम पास बंदा चाहिए, चलेगा क्या? अरे भाई प्यून के पोस्ट के लिए एमकॉम पास बंदा अगर आप डिमांड कर रहे हो तो ये रॉन्ग काइंड ऑफ क्या है, स्क्रीनिंग प्रैक्टिस है। हाँ, हालांकि अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो एमकॉम पास वाले भी अप्लाई करते हुआ अलग है, बिकॉज गवर्नमेंट का जॉब है, तो एमकॉम पास हो या बीकॉम पास हो, वहां पर प्यून की जगह किसको फोकस किया जाता है? इनकम को। मैं जो बोल रहा हूं, अगर एडवर्टाइजमेंट में ये आ जाए 10th पास 12th पास प्यून का पोस्ट है तो सही है, दैट इज द राइट प्रैक्टिस। अगर आप एमकॉम क्वालिफाइड लिखोगे तो ये रॉन्ग काइंड ऑफ क्या हो गया, स्क्रीनिंग प्रैक्टिस हो गया, वो करतेगा। नंबर 3 प्रैक्टिस क्या लिखा है? प्रमोशन प्रैक्टिसेस। ये सबके साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं होता ही है, प्रमोशन प्रैक्टिसेस। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, ये क्या है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक उसूल बताता हूं, रूल। अगर एक फीमेल ऑफिसर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उसको कभी भी ट्रांसफर नहीं दिया जाएगा, ये रूल है, नंबर 1। नंबर 2, अब ऐसा रूल है प्रमोशन उसी को दिया जाएगा जिसका ट्रांसफर होगा। सुनो, 2 रूल है गवर्नमेंट के। रूल नंबर 1, एक फीमेल एम्प्लॉय को कभी भी ट्रांसफर नहीं मिलेगा एक पर्टिकुलर लेवल के। एंड नंबर 2, प्रमोशन उसे मिलेगा जिसका ट्रांसफर होगा। मतलब अगर एक फीमेल एम्प्लॉय प्रमोशन चाहे तो भी उसे प्रमोशन मिलेगा नहीं। ऐसे प्रैक्टिस को कहते हैं प्रमोशन प्रैक्टिसेस। देखो क्या लिखा है, प्रमोशन, जॉब प्रोग्रेशन एंड ट्रांसफर प्रैक्टिसेस आर डिस्क्रिमिनेटरी, यू अंडरलाइन, व्हेन द एम्प्लॉयर प्लेस मेल्स ऑन जॉब ट्रैक्स, बोलो, सेपरेट फ्रॉम दोज ओपन टू वुमेन एंड माइनॉरिटीज, उसे कहते हैं रॉन्ग। प्रमोशन सिर्फ मेल को मिलेगा, फीमेल्स को प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो उसे प्रमोशन प्रैक्टिस कहते हैं। अरे समझ रहा है कि नहीं? देन नेक्स्ट क्या दिया है? डिसमिसल। ये पुणे में अक्सर आपको देखने को मिलेगा डिसमिसल, या मुंबई में जहां पर भी राज ठाकरे का इन्फ्लुएंस है। व्हाट इज दैट डिसमिसल? रीड दैट, फायरिंग एंड करो, फायरिंग एन एम्प्लॉई on the basis of his or her race or sex is a clear form of discrimination, though not as serious as an offense, but the same is considered as discriminatory. अभी हालांकि वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड नहीं है, बट वो डिसमिसल ही है। कैसे पता है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक न्यूज और एक तरह का, हम कह सकते हैं, हुक्म दिया है, फरमान जारी किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कि 1 नवंबर 2015 से पूरे मुंबई में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में वही पर्सन ऑटो रिक्शा चला सकेगा जिसे मराठी आती है और जो पिछले 15 साल से महाराष्ट्र में रह रहा है। देयर आर 2 कंडीशंस लेफ्ट केप्ट ओवर देयर। नंबर 1, जो पिछले 15 साल से महाराष्ट्र में रह रहा है और जिसे मराठी आती है,
उसी को रिक्शा चलाने का लाइसेंस मिलेगा, कंटिन्यू किया जाएगा। अब आप सोचो, इनडायरेक्टली उन्होंने नॉर्थ इंडियंस को महाराष्ट्र में, जो भी मुंबई में खास करके जो ज्यादा नॉर्थ इंडियंस है, उनको इस बिजनेस से बाहर निकालने का एक तरह का फरमानी हो गया। तो ये जो प्रैक्टिस है ये एक तरह का क्या है, एम्प्लॉइज ऑन द बेस, भले वो एम्प्लॉय नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, बट ऐसा अगर ऑर्गेनाइजेशंस में होगा कि फायरिंग एन एम्प्लॉय बेस्ड ऑन हिज रेस और सेक्स इज अ क्लियर फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जस्ट बिकॉज वो किसी कास्ट, क्रीड और रिलीजन का है इसलिए उसको निकाल दिया। आपको पुणे के अंदर काफी कॉलेजेस के अंदर एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग मिलेंगे, बाकी आप समझदार हो। मतलब क्या, अगर कोई और कास्ट, क्रीड, रिलीजन का पर्सन आएगा उसे मना नहीं करते, बट इस तरह के उसको हर्डल्स क्रिएट करते हैं कि वो उसके लिए क्या हो, एक तरह का डिसमिसल साबित हो और उसे डिसमिस ही किया जाएगा बाद में। बढ़ू आगे। द लास्ट वन जो दिया, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट? रीड दैट ऑल ऑफ यू। वो सिंपल है, वो आई विल गिव एन एग्जांपल, यू विल अंडरस्टैंड। कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ लो एक बार, जस्ट रीड दैट। कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पढ़ा आपने? अब सुनो, एक कंपनी है, दो जगह पर मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक पुणे में एक भोपाल में। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंपनी फॉर एग्जांपल, पुणे में भी है भोपाल में भी, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब पुणे के अंदर क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंपनी का जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसको तनख्वाह मिलती है 50,000 पर मंथ, बिकॉज पुणे का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, काम वो उतना ही कर रहा है। भोपाल में जो प्रोडक्शन मैनेजर है क्रॉम्पटन ग्रीव्स का, उसे तनख्वाह मिल रही है 25,000 पर मंथ, वो भी वही काम कर रहा है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एक ही ऑर्गेनाइजेशंस में एक ही पोजीशन के जब दो बंदे हैं, एक को तनख्वाह ज्यादा मिल रही है, एक को कम मिल रही है, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस हुआ ना। व्हाट दे हैव सेड, यू कांट डिस्क्रिमिनेट based on the condition of employment. It is given many times equal wages, underline that, equal wages and salaries are not given to employees performing essentially similar tasks. जो exactly same काम कर रहे हैं उनको equal wages नहीं मिल रहा है। Another issue is related to fair wages and treatment to workers. That is a different point. But equal wages ना देने का reason अगर कुछ भी हो, एक तरह का क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो कर देगा। लास्ट वन मुझे बोलो क्या था? कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसको किससे रिलेट करोगे? इक्वल वेजेस एंड सैलरीज। डिसमिसल को किससे रिलेट करोगे? बोलो, बेस्ड ऑन हिज रेस और सेक्स, दैट इज जेंडर। देन प्रमोशन को किससे रिलेट करोगे? प्रमोशन इट इज रिलेटेड टू मेल्स। प्रमोशन सिर्फ मेल को मिलेगा, सो मेल्स ऑन जॉब ट्रैक्स। देन स्क्रीनिंग को बोलो, स्क्रीनिंग प्रैक्टिस को, फॉर रीजंस नॉट रिलेटेड टू वर्क, एंड आई कैन से रिक्रूटमेंट को, वर्ड ऑफ माउथ रेफरल, एंड बोलो फॉर क्लासिफाइड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स दैट आर फॉर ओनली मेन, और क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स इन मीडिया दैट आर क्लासिफाइड ओनली फॉर मेन और फॉर अ पर्टिकुलर माइनॉरिटी और ओनली फॉर वुमन। इस तरह का मैं जो बोल रहा हूं समझ रहा है? बगैर देखे मुझे बोलो, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस वन बाय वन। पहला प्रैक्टिस क्या था? रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस के बाद स्क्रीनिंग प्रैक्टिस, उसके बाद प्रमोशन प्रैक्टिस, राम से पहले दशरथ, डी डिसमिसल, क्राउंड, सी कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसको रिलेट करना है उस एक्रोनिम से। सबको क्लियर है? आप क्वेश्चंस में आ जाओ, सिर्फ क्वेश्चंस कितने हुए देख लो वन बाय वन। एक होमवर्क है आपको आज। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके नोट्स में दिया है, वर्क प्लेस एथिक्स, वो हो गया हमारा। उसके बाद हमने सी एलिमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन देख लिया, एंड डी वेरियस डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस देख लिया। लिसन, मैंने आपको कहा था एम्प्लॉयर का जो डिस्क्रिमिनेशन है, एम्प्लॉयर का जो वर्क प्लेस एथिक्स है, उसमें उस एम्प्लॉयर को डिस्क्रिमिनेशन एंड हैरेसमेंट इन दोनों को रोकना है।
अभी हमने डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर पढ़ा है, एम्प्लॉयर को किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन अवॉइड करना है, कौन से एरियाज में। होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूं, हरासमेंट का पॉइंट आपको पढ़ना है। हरासमेंट के 2 पॉइंट्स है, एक है रेशियल हरासमेंट और दूसरा है सेक्सुअल हरासमेंट। 2 तरह के हरासमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस में जो अक्सर होते हैं, इसको लेकर आपको एक बार जस्ट वो आंसर पढ़ लेना है हरासमेंट को लेकर। चैप्टर नंबर 3 में जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमको देखना है, स्क्रीन पर देखो, वी हैव टू डिस्कस अबाउट हरासमेंट। आई होप यू आर राइटिंग इन योर स्क्रैप बुक। हरासमेंट को हम कहते हैं tormenting a person by constant intimidation। क्या कहते हैं हम? टॉर्मेंटिंग अ पर्सन बाय कांस्टेंट इंटिमिडेशन। डरो मत। टॉर्मेंटिंग का मतलब वी ऑल आर अवेयर दैट इज टॉर्चरिंग अ पर्सन बाय कांस्टेंट इंटिमिडेशन। व्हाट इज इंटिमिडेशन? इंटिमिडेशन मतलब डराना धमकाना, डराना धमकाना, जिसे कहते हैं इंटिमिडेशन। हरासमेंट का मतलब क्या है? एक पर्सन का जब टॉर्चर होता है, कैसे? उसको डरा धमका कर उससे काम करा कर लिया जाता है, उसे हरासमेंट कहेंगे। अब हरासमेंट जो भी एक पर्सन का होगा, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1, इट इज रेशियल हरासमेंट, एंड नंबर 2, इट इज सेक्सुअल हरासमेंट। यूजुअली शॉर्ट नोट इन दोनों में से एक पर आता है एग्जाम में, शॉर्ट नोट ऑन रेशियल हरासमेंट, शॉर्ट नोट ऑन सेक्सुअल हरासमेंट। हरासमेंट एज ऑन दोनों पर कॉमन क्वेश्चन आया नहीं है, शॉर्ट नोट ऑन हरासमेंट। तो मतलब अगर शॉर्ट नोट सेक्सुअल हरासमेंट पर आता है या फिर रेशियल हरासमेंट पर आता है, यू मस्ट फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज हरासमेंट, यू मस्ट मेंशन द 2 टाइप्स ऑफ हरासमेंट एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन दैट टाइप व्हिच हैज बीन आस्क्ड। सबने लिखा है? अब देखना, जब मैं रेशियल हरासमेंट कहता हूं व्हाट इट मींस, स्क्रीन पर आपके नोट्स में आप देखो रेशियल हरासमेंट को लेकर क्या लिखा है। ऑफेंसिव रिटर्न और फिजिकल कंडक्ट, ऑफेंसिव रिटर्न और फिजिकल कंडक्ट, क्या? एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन्स रेस, एंटायर और नेशनल ओरिजिन नेम और कलर ऑफ अ पर्सन। इट इज रिटर्न, it also includes derogatory name called racist jokes and so on। तो मैं कह रहा था रेशियल हरासमेंट में इट इज मेंशन्ड, इट इज ऑफेंसिव रिटर्न और फिजिकल कंडक्ट एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन्स रेस। एज सुन एज आई रीड दैट, इमीडिएटली द रियल लाइफ एग्जांपल्स दैट कम टू माय माइंड। एक वक्त ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस को, खास करके एशियंस को टारगेट किया जा रहा था बेस्ड ऑन देयर रेस। यूएस में सिख कम्युनिटी के जो पर्सन्स है, सिख कम्युनिटी के, उनको टारगेट किया था यूएस के सिटीजन्स की तरफ से, थिंकिंग देम एज टेररिस्ट, और जस्ट बिकॉज दे आर एशियंस उनको टारगेट करता है। देन आगे दिया है रेस, एंटायर और नेशनल ओरिजिन नेम और कलर। व्हेन आई रीड दैट अगेन, हमें साउथ अफ्रीका के स्लेवरी, व्हाइट और ब्लैक रेसिज्म के बारे में वो मेमोरीज रिकलेक्ट होती है। देन आई ऑल्सो रिकलेक्ट डेरोगेटरी नेम कॉल्ड रेसिस्ट जोक्स एंड सो ऑन। हरभजन सिंह हमारे इंडियन क्रिकेटर जब ऑस्ट्रेलिया में गए थे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक टेस्ट मैच के दौरान उन्होंने एंड्रू सिमेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, उनको खेलते वक्त ही कह दिया यू मंकी, जस्ट बिकॉज उनका चेहरा मंकी जैसा है। तो उन्होंने इमीडिएटली उसी टेस्ट मैच में हरभजन सिंह के ऊपर ऑस्ट्रेलियन कोर्ट में रेसिज्म और रेसिज्म के तहत, रेशियल हरासमेंट के तहत केस किया था। हालांकि वो केस एंड में दोनों पार्टीज के म्यूचुअल सेटलमेंट से वो केस विड्रॉ हो गया। बट कहने का मतलब क्या है, रेशियल हरासमेंट को लेकर आए दिन पॉलिटिक्स होता है।
इंडिया में सबसे ज्यादा रेशियल हैरेसमेंट को लेकर पॉलिटिक्स होता है, जिसका और एक एग्जांपल मैं दूंगा। सलमान रुश्दी एक फेमस राइटर थे, जिन्होंने 1989 में किताब लिखा थी, और वो किताब थी द सैतानिक ऑफ वर्सेस। उस किताब का जो नाम था सैतानिक ऑफ वर्सेस, वो मोहम्मद दी पैगंबर, मुस्लिम धर्मगुरु, उनके ऊपर था। उस किताब में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स जो जिस तरह से लिखे थे, कुछ मुस्लिम संगठनों को यह लगा था कि यहां पर मोहम्मद पैगंबर का इंसल्ट हुआ है, तो उन्होंने उनके खिलाफ बगावत की थी। वो किताब कब लिखी थी? 1989 में। इसके बावजूद जब 2012 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हुए थे, उत्तर प्रदेश में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश जो पॉलिटिकल वोट बैंक है वो मुस्लिम कम्युनिटी का है। कांग्रेस पार्टी को उस वोट बैंक को टारगेट करना था। 1989 की जो किताब लिखी थी, उस किताब को लेकर कांग्रेस पार्टी ने, सलमान रुश्दी इंडिया में आ रहे थे, जयपुर में एक बड़ा सा फंक्शन था, सेमिनार था, वहां पर वो चीफ गेस्ट बोल के इन्वाइटेड थे। कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त उनके खिलाफ केस करते हुए उनको वीजा देने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि उन्होंने अपनी किताब में मुस्लिम धर्मगुरु को और मुस्लिम मोहम्मद पैगंबर के बारे में कुछ इंसल्टिंग रिमार्क्स किए थे। मतलब वो जो उन्होंने वहां पर रेशियल हरासमेंट का एक पर्टिकुलर रेस को टारगेट करके आपने कुछ स्टेटमेंट दिए, ये जो यूज किया था केस उनके खिलाफ कोर्ट में करने का, वो पॉलिटिकल वोट बैंक कहते हुए उन्होंने टारगेट किया था। हालांकि एवरीवन नोज दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज नाउअडेज डोंट वर्क। कांग्रेस लॉस्ट द यूपी इलेक्शंस लाइक हेल, बुरी तरह हार गए हो। ये जनवरी 2012 में उन्होंने किया, क्योंकि इलेक्शंस वर इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च। जब इलेक्शंस हो गए, नाउ यू इमेजिन, अगर एक बार वीजा बैन हुआ तो हर बार बैन होना चाहिए। उन्हीं सलमान रुश्दी को अक्टूबर 2012 में कोलकाता में इनवाइट किया गया था, वहां पर उनको वीजा मिल गया, क्योंकि बाय दैट टाइम द इलेक्शंस हैड गॉट ओवर। तो ये एग्जांपल, इंडिया में अक्सर रेशियल हैरेसमेंट को लेकर आपको केसेस मिलेंगे। राज ठाकरे के ऊपर बिहार कोर्ट में या फिर उत्तर प्रदेश कोर्ट में आप देखोगे, अक्सर नॉर्थ इंडियंस को टारगेट करने के लिए, एक पर्टिकुलर रेस और कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए उनके ऊपर केसेस चलते हैं। वैसे ही हमारे इंडिया के फेमस पेंटर थे MF हुसैन, उन्होंने कुछ हिंदू गॉड और गॉडेस के पेंटिंग्स ड्रॉ किए थे। अगेन कुछ हिंदू संगठनों को लगा कि ये पेंटिंग्स दे आर नॉट फॉर हिंदू गॉड एंड गॉडेस, और उन्होंने उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसके बाद में आगे जाकर वो रेशियल हरासमेंट का केस हो गया कि उन्होंने जानबूझकर एक हिंदू और गॉड गॉडेस की इस तरह से क्या किए, फोटोज और पिक्चर्स निकाली। He had to abscond away from India, run away from India at the age of 85. At the age of 85, he ran away from India and took, we can see, he was stayed in United Kingdom, UK. उन्होंने यूके में शरण लिया। और अब इतने सारे एग्जाम्पल जब रेशियल हैरेसमेंट के हम देखते हैं, तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज के साथ जब उनके रेस, रिलीजन को लेकर या उनके नेशनल ओरिजिन को लेकर या उनके बैकग्राउंड को लेकर जब किसी भी तरह का टॉर्चर उनके साथ करेगा, तो वो उन एम्प्लॉइज का क्या माना जाएगा? रेशियल हैरेसमेंट। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट की तरफ जाते हैं, उसका भी एक पुणे का ही रियल लाइफ एग्जांपल मैं देता हूं, देन विल रीड दैट। 2009 का ये केस है। विप्रो स्पेक्ट्रा माइंड एक कंपनी है, बीपीओ कंपनी है पुणे में। उस कंपनी के अंदर जो उनकी एक फीमेल एम्प्लॉय थी, ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट्स फीमेल एम्प्लॉय को पिकअप एंड ड्रॉप अप फैसिलिटी के लिए जो कूल कैब ड्राइवर हायर किया था, उसने उस फीमेल एम्प्लॉय के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हुए उसका मर्डर कर दिया। एंड अब मैं ये एग्जांपल जो ले रहा हूं, इससे आपको पता चलेगा, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का ये केस का एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ना ही मुझे उस ड्राइवर का नाम पता है, ना ही उस फीमेल एम्प्लॉय का नाम पता है, मुझे सिर्फ किसका नाम पता है? विप्रो स्पेक्ट्रा माइंड। ये जब केस हुआ था, ये पहला अपने आप में एक बड़ा केस 2009 में कॉल सेंटर्स को अंदर वुमन सिक्योरिटी को लेकर एक केस हुआ था, जहां पर विप्रो स्पेक्ट्रा माइंड जो एम्प्लॉयर थे, उनके ऊपर ये एलिगेशन साबित हो गया था कि एम्प्लॉयर के नेग्लिजेंस की वजह से, व्हेन एम्प्लॉयर डिड नॉट टेक प्रॉपर स्टेप्स टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ दैट फीमेल एम्प्लॉय, ड्यू टू दैट एम्प्लॉय फेस्ड और सफर्ड दैट सेक्सुअल हैरेसमेंट। 13 महीनों तक, 13 मंथ्स, उस इंसिडेंट के बाद 13 मंथ्स तक विप्रो स्पेक्ट्रा माइंड कंपनी में एक भी फीमेल एम्प्लॉय ने जॉब नहीं किया था, ज्वाइन नहीं किया था। जो एग्जिस्टिंग फीमेल एम्प्लॉयज थे, उन्होंने भी विप्रो स्पेक्ट्रा माइंड कंपनी से रिजाइन किया था, बिकॉज द एम्प्लॉयर डिड नॉट शो
दैट सीरियसनेस इन दैट केस। कहने का मतलब क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट को उन्होंने कहा है वर्क प्लेस एथिक्स में सबसे बड़ा क्राइम माना गया, और एक एम्प्लॉयर को सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर अपने ऑर्गेनाइजेशन में सब में वो अवेयरनेस करना चाहिए कि अगर कोई पर्सन सेक्सुअल हरासमेंट करते पाया गया तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, सेक्सुअल हरासमेंट इतना बड़ा क्राइम क्यों है? रीजन इज वेरी सिंपल। जब सेक्सुअल हरासमेंट होता है, सबसे ज्यादा अगर किसका गुडविल खराब होता है तो वो है एम्प्लॉयर का, जो मैं अभी अभी आपको एग्जांपल में दिया हूं। मुझे सिर्फ विप्रो स्पेक्ट्रामाइंड नाम पता है, मुझे ना ही उस एम्प्लॉय का नाम पता है, ना ही उस पर्टिकुलर कूल कैब ड्राइवर का। तो व्हाट दे हैव सेड इन सेक्सुअल हरासमेंट, द सेम थिंग यू अंडरलाइन ओवर देयर। एन एम्प्लॉय इज कोर्स्ड into giving into another employee's sexual demands by the threat of losing some significant job benefit such as promotion, raise or even the job. It is an unjust misuse of unequal power that an employer can exercise over the employee. उसका मीनिंग दिया है, सेक्सुअल हरासमेंट का मीनिंग, यू हाईलाइट an unjustified misuse of unequal power that an employer can exercise over the employee. आगे लिखा है sexual harassment is prohibited and जो मैं कह रहा था, an employer is held responsible for all sexual harassment engaged in by employees regardless of whether the employer knew or should have known. मतलब sexual harassment के केस में सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन बनाता है? एम्प्लॉयर। आगे जो लिखा है पढ़ लो सिर्फ, the harassment occurring and regardless of whether it was forbidden by the employer. forbidden मतलब क्या? एम्प्लॉयर ने भले ही उसको इलीगल डिक्लेयर किया है, बैन किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, बट फिर भी अगर वो कोई केस हो जाता है सेक्सुअल हरासमेंट का तो सबसे पहले लायबल कौन है? एम्प्लॉयर। तो हरासमेंट इन वर्कप्लेस एथिक्स जो दो तरह के है, रेशियल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, सबको क्लियर है? देखो, अगर आप समझने की कोशिश करोगे वर्कप्लेस एथिक्स में, हम देख चुके हैं वर्कप्लेस एथिक्स एक एम्प्लॉयर को भी फॉलो करना है, एम्प्लॉय को भी फॉलो करना है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन करता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज के साथ जो एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन करता है, जिसमें वो खास करके एम्प्लॉइज के इंडिविजुअल मेरिट को इग्नोर करता है, उनके साथ बायस्ड ट्रीटमेंट करता है, जिसका इंपैक्ट एम्प्लॉइज के माइंड और दिमाग पर हम कह सकते हैं नेगेटिव वे में होता है। एम्प्लॉयर को जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है उनको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। जहां जहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कितने एरियाज में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है? 5 एरियाज में, जिसमें हमने एक्रोनिम देखा था, राम से पहले दशरथ क्राउन। इन दैट एम्प्लॉयर को रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस में डिस्क्रिमिनेशन को रोकना है, स्क्रीनिंग प्रैक्टिस में डिस्क्रिमिनेशन को रोकना है। राम से पहले P स्टैंड्स फॉर प्रमोशन प्रैक्टिसेस में डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए। राम से पहले दशरथ, D स्टैंड्स फॉर डिसमिसल के अंदर डिस्क्रिमिनेशन रोकना है, एंड C स्टैंड्स फॉर कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हर एक का मीनिंग हम देख चुके हैं। साथ ही साथ एम्प्लॉयर को किसे प्रोहिबिट करना है? हरासमेंट को प्रोहिबिट करना है। जब एक एम्प्लॉयर डिस्क्रिमिनेशन को एंड हरासमेंट को प्रोहिबिट करेगा तो हम कह सकते हैं एम्प्लॉयर अपने वर्कप्लेस एथिक्स को फॉलो कर रहा है, बिकॉज दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एन एम्प्लॉयर ना। यस और नो? बट एक चीज मेरे दिमाग में आता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर मुझे डिस्कस करना है, जस्ट वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कि वर्कप्लेस एथिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? Why is workplace ethics so important for an organization? Why? देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है, जो वर्क एनवायरनमेंट है, वो कौन डिसाइड करता है? एम्प्लॉयर। मतलब एम्प्लॉयर को डिसाइड करना है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से काम होगा। अगर एम्प्लॉयर खुद वर्कप्लेस एथिक्स फॉलो करेगा, ही कैन डिमांड फ्रॉम एवरीवन। अगर एम्प्लॉयर ने एक वर्क एनवायरनमेंट ऐसा मेंटेन नहीं किया जहां पर एम्प्लॉइज खुले दिल से अपनी शिकायतें कर सके, अगर ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होगा तो इसका इंपैक्ट एम्प्लॉयर को ही भुगतना पड़ेगा। व्हाई? अगर एम्प्लॉयर अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में फ्री वर्क एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करता है, प्रॉब्लम्स के लिए उनको एक प्रॉपर चैनल बनाकर नहीं देता है एम्प्लॉइज को, तो एम्प्लॉइज विल नॉट बी मोटिवेटेड। एम्प्लॉइज मोटिवेटेड नहीं होंगे तो धीरे धीरे करके एम्प्लॉइज का एफिशिएंसी कम होगा। एम्प्लॉइज अगर हम कहे बहुत ही मोटिवेट और डिमोटिवेटेड हो गए तो एम्प्लॉइज में लीव द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे लेबर टर्नओवर बढ़ेगा। लेबर टर्नओवर बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल और इमेज डैमेज होगा। ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर कोर्ट के अंदर केसेस चलेगी, कोर्ट लिटिगेशंस बढ़ेगा, अनएथिकल प्रैक्टिसेस बढ़ेगी, बिकॉज एम्प्लॉइज को ये पता चलेगा अगर एम्प्लॉयर हमारे बारे में केयर नहीं कर रहा है, व्हाई वी शुड केयर?
मतलब सुनो, इसको लेकर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, व्हाई इज एथिकल बिहेवियर इंपॉर्टेंट, हमें इंपॉर्टेंस लिखने की बजाय ये लिखना है कि एथिकल बिहेवियर फॉलो नहीं किया तो नुकसान क्या होगा, जो नुकसान होगा उसे रोकना है तो एथिकल बिहेवियर होना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं समझ रहे क्या? और ये सुनो, लेट अस अंडरस्टैंड दैट एक्रोनिम गिवन ओवर देयर, उसका मीनिंग क्या दिया एक्रोनिम का, डस्टर। पहले उस पैराग्राफ में मैं मार्क कर रहा हूं, जैसे मैं मार्क कर रहा हूं उतना ही मार्क करो। इफ एन एम्प्लॉयर डज नॉट टेक स्टेप्स टू क्रिएट अ वर्क एनवायरनमेंट, जो मैं कह रहा था, where the employees have clear common understanding of what is right and wrong and free will to discuss and ask questions about ethical issues and report violations, अगर एम्प्लॉयर ने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, significant problems could arise which are as follows। अगर एम्प्लॉयर ने ऐसा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया तो प्रॉब्लम्स अराइज होंगे, और वो प्रॉब्लम्स का एक्रोनिम क्या दिया, डस्टर। इफ यू सी दैट डस्टर, हर एक इसमें एक एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। फर्स्ट इसमें डिमिनिश्ड रेपुटेशन, सेकंड में अनएथिकल डिसीजंस, थर्ड में सिग्निफिकेंट लीगल एक्सपोजर एंड लॉस ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, देन फोर्थ में टेंडेंसी ऑफ एम्प्लॉइज टू रिपोर्ट वायलेशंस, मतलब एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन की सीक्रेट्स बाहर क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। फोर्थ में हो गया, फिफ्थ में effect of this will be company unprofitable in long run and company can go into liquidation, and last में recruit and retain the top people, मतलब inability होगा, मतलब लेबर टर्नओवर बढ़ेगा। लास्ट जो लिखा है उसका मैं कहूंगा लेबर टर्नओवर में इंक्रीज होगा। फर्स्ट जो लिखा है डिमिनिश्ड रेपुटेशन, उसमें कहूंगा गुडविल लॉस होगा। और ये सुनो अगेन अंडरस्टैंड, क्वेश्चन था इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल बिहेवियर, एम्प्लॉयर ने एथिकल बिहेवियर को क्यों मेंटेन करना चाहिए वर्क प्लेस पर। उन्होंने आंसर को इस तरह से हमें लिखना है कि अगर एथिकल बिहेवियर मेंटेन नहीं हुआ तो नुकसान क्या होगा, बट इन्हीं 6 पॉइंट्स को मैं पॉजिटिव में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर एथिकल बिहेवियर मेंटेन होगा तो क्या होगा, गुडविल बढ़ेगा, एथिकल डिसीजंस होंगे, लीगल एक्सपोजर कम होगा, मतलब कोर्ट में केसेस कम चलेगी एम्प्लॉयर के खिलाफ, गेन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा, देन एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट्स मेंटेन करेंगे, लॉन्ग रन में कंपनी प्रॉफिटेबल होगा और कंपनी एक गोइंग कंसर्न बनेगा, एंड लास्ट में हम कहेंगे एबिलिटी टू रिक्रूट एंड रिटेन टॉप पीपल। इट इज अप टू यू, आप आंसर कैसे प्रेजेंट करते हो। सबको क्लियर है? पक्का? आस्क्ड इन द एग्जाम 3 times that question, importance of ethical behavior at workplace। in fact जो वहां पर डायग्राम दिया इमेज, वो भी आप प्रो बोल के यूज कर सकते हो। गुड एथिक्स मींस गुड बिजनेस। अरे ये सुनो, क्वेश्चन नंबर 5 सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है पहले उसका मीनिंग समझो। व्हाट इज दैट क्वेश्चन गिवन? एक्सप्लेन इन ब्रीफ द मेजर्स टू एंश्योर एथिक्स इन वर्कप्लेस। और जब मैं मेजर्स कहता हूं, मेजर्स का मतलब क्या है, स्टेप्स। मेजर्स का मतलब क्या है, गाइडलाइंस। मैं कहूंगा स्टेप्स एंड गाइडलाइंस टू एंश्योर एथिक्स इन वर्कप्लेस। वर्कप्लेस में क्या स्टेप्स लेने, क्या गाइडलाइंस उसको फॉलो करने। डोंट रीड नाउ, मुझे बोलो आप एक एम्प्लॉयर हो, आपको वर्कप्लेस एथिक्स ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करना है, सारे एम्प्लॉइज को ये फॉलो करने के लिए कहना है, तो पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब होंगे कि चैरिटी बिगिंस एट होम, फाइन। इसके अलावा वर्कप्लेस एथिक्स अगर आपको फॉलो करना है तो आप ऑर्गेनाइजेशन के डीलिंग्स में, ऑर्गेनाइजेशन के बर्ताव में एनवायरनमेंट कैसे लाओगे, ट्रांसपेरेंसी लाओगे, सबको पार्टिसिपेट कराओगे डिसीजंस के लिए, एम्प्लॉइज को अपने प्रॉब्लम्स को रिपोर्ट करने के लिए आप एक चैनल और मैकेनिज्म क्रिएट करोगे, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दोगे जिससे वर्कप्लेस एथिक्स इंप्लीमेंट करने में आसानी होगी। दे हैव आस्क्ड measures to ensure ethics in workplace. Now my concern is ऐसे स्टेप्स और ऐसे गाइडलाइंस एम्प्लॉयर क्यों लेता है, why he has to take these steps? Already we have seen the benefits. अगर वो स्टेप्स नहीं लेगा तो ऊपर दिया हुआ 6 जो है डिसएडवांटेज होगा। बट अगर एम्प्लॉयर वर्कप्लेस एथिक्स के लिए प्रॉपर स्टेप्स लोगा,
लेगा तो विसल ब्लोइंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट इज विसल ब्लोइंग, आर यू अवेयर? विसल ब्लोइंग, हाँ, अक्सर स्टूडेंट्स जो अनपढ़ होते हैं वो उसको इमेजिन इस तरह से करते हैं कि सीटी बजाना, बट मैं आपको बताऊं विसल ब्लोइंग का मतलब सीटी बजाना नहीं है। विसल ब्लोइंग का मतलब आपको यह समझना है, सुनो, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब कुछ गलत हो रहा है या हो सकता है, ये जब किसी एम्प्लॉय के नजर में आ जाए कि कुछ एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस में लगे हुए हैं और उसकी नजर में आ जाता है, इसकी बात वो एम्प्लॉयर तक कर देगा, रिपोर्ट कर देगा, जिसमें एम्प्लॉयर उसका नाम सीक्रेट रखेगा। उन एम्प्लॉयज को जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे थे उनके खिलाफ एक्शन लेगा, जिससे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये एक हम साउंड एग्जाम्पल ऑफ दैट प्रो अब यहां पर हो रहा है। मतलब गलत होने के बाद रिएक्ट करके उस पर एक्ट करने के बजाय गलत होते वक्त ही उसे क्या करो, रोक लो। ये विसल ब्लोअर्स का काम होता है। टुडेज वर्ल्ड, मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विसल ब्लोइंग पॉलिसी लाया। आवर गवर्नमेंट हैज कम आउट विद द विसल ब्लोइंग पॉलिसी फॉर कॉर्पोरेट्स। इसके लिए एक बिल आ गया है और जहां पर विसल ब्लोअर्स को एक पॉजिटिव तरीके से और पॉजिटिव नजर से देखा जाता है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में विसल ब्लोअर्स होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में अनएथिकल बिहेवियर होने से पहले उसको रोका जाएगा। और ये सुनो, तो हमें देखना है अगर हम वर्क प्लेस एथिक्स में प्रॉपर स्टेप्स लेंगे तो विसल ब्लोइंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो डिसीजंस होंगे, जो फैसले होंगे लॉन्ग टर्म में, वो सही होंगे। देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैं क्या बता रहा हूं, व्हाट आर द मेजर्स टू एंश्योर वर्क प्लेस एथिक्स। अगर वर्क प्लेस एथिक्स मेंटेन होगा तो सारे फैसले एथिकल होंगे, सारे फैसले एथिकल होंगे तो विसल ब्लोअर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इसके लिए हमें क्या करना है, तो नीचे दिए हुए कुछ 9 to 10 स्टेप्स है, वो फॉलो करना है। बिफोर गोइंग टू दैट, वो पैराग्राफ दिख रहा है, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू दैट आंसर, मेजर्स और गाइडलाइंस। इस पैराग्राफ का समरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। वहां पर आप सिर्फ द फोकस ऑन केयर नहीं है, यू जस्ट मेक इट कोर। कोर मतलब मेन, फोकस ऑन कोर वैल्यूज। कोर मतलब क्या, मेन वैल्यूज। कोर वैल्यूज एंड साउंड एथिक्स इज द हॉलमार्क। हॉलमार्क मतलब सिंबल, इज अ सिंबल। किसका सिंबल है वो, ऑफ एथिकल मैनेजमेंट, जिससे क्या होगा, टू एंश्योर लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब क्या कहा है आपको, अरे बोलो, डिसीजंस का है ना, याद है क्या, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी गवर्नेंस मतलब डिसीजंस, तो कंपनी के डिसीजंस। और यस और नो, तो लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स होगा। एंड नंबर 2, अवॉइड द नीड फॉर विसल ब्लोइंग। अगर एथिकल मैनेजमेंट होगा, एथिकल मैनेजमेंट कैसे होगा, अगर हम हमारे मेन वैल्यूज एंड साउंड एथिक्स पर ध्यान देंगे तो वो एक सिंबल है जिससे एथिकल मैनेजमेंट बढ़ेगा। एथिकल मैनेजमेंट बढ़ेगा तो लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस इन डिसीजंस बढ़ेगा और विसल ब्लोअर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उन्होंने आगे लिखा है, एम्प्लॉयर्स हु अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कप्लेस ethics provide their workforce with an effective framework. Framework मतलब environment, steps, environment and steps, and guiding principles to identify and address मतलब resolve what ethical issues मतलब problems. जिन एम्प्लॉयर को इस वर्कप्लेस एथिक्स का महत्व समझ में आ जाता है, वो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को क्या करेगा, बोलो, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देगा जहां पर उनके एथिकल प्रॉब्लम्स रिजॉल्व किया जाएंगे। कैसे, 1 by 1। अगर आप देखोगे कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो इसे फॉलो करता है। पता है क्या फर्स्ट स्टेप क्या लिखा है, बोलो, कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स। हर ऑर्गेनाइजेशन में ना, डू यू नो आवर सीए प्रोफेशन ऑल्सो हैज अ कोड ऑफ कंडक्ट। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या एम्प्लॉय चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीए फाइनल में ऑडिट में आप पढ़ोगे जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। क्या कहते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स। अगर आप एक प्रैक्टिसिंग सीए हो, कितने साइज का नंबर प्लेट लगा सकते हो, नेम प्लेट, नेम प्लेट आपके ऑफिस के बाहर, उसका भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता है, उसका भी कोड ऑफ कंडक्ट है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर क्लाइंट सॉलिसिट नहीं कर सकता है किसी दूसरे सीए से, उसका भी कोड ऑफ कंडक्ट है। मतलब हमारे इंस्टीट्यूट ने भी कोड ऑफ कंडक्ट क्या किया, सीएस के लिए, क्योंकि ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। तो दे हैव सेड
वर्कप्लेस एथिक्स अगर मेंटेन करना है तो सबसे पहले कोड ऑफ कंडक्ट सबके लिए होना चाहिए। नंबर 2, ओपन कम्युनिकेशन, मतलब ओपन डायलॉग प्रोसेस। ओपन डायलॉग प्रोसेस मतलब एक ओपन प्लेटफॉर्म, फ्री कम्युनिकेशन अवेलेबल होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी। और ये सुनो, कोई भी एम्प्लॉई अपने प्रॉब्लम्स को बेझिझक अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबके साथ डिस्कस करने में उसको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन। देन नंबर 3, पढ़ते जाओ वन बाय वन। एथिक्स डिसीजंस इन ग्रुप, जिसको मैं कहूंगा पार्टिसिपेशन। आप लिखते जाओ, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल। ग्रुप डिसीजंस होंगे, जब ग्रुप डिसीजंस होंगे एथिक्स को लेकर तो सारा ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स को फॉलो करेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, इंटीग्रेट एथिक्स मैनेजमेंट। इंटीग्रेट मतलब कंबाइन। एथिक्स को मैनेजमेंट के अंदर कंबाइन कर दो, मतलब हर मैनेजरल पोजीशन में एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट लेकर आओ। जब मैनेजर्स को एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है तो मैनेजर अपने नीचे जो सबऑर्डिनेट्स है उनको उसे मेंटेन करने के लिए कह देगा। इंटीग्रेट एथिक्स मैनेजमेंट, दैट इज कंबाइन एथिक्स मैनेजमेंट। देन नंबर 5, क्रॉस फंक्शनल टीम्स। ये इंटरेस्टिंग टर्म है, क्रॉस फंक्शनल। व्हाट इज फंक्शनल? फंक्शंस में क्या क्या आता है? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस कौन से होते हैं, कोई बोलेगा? प्रोडक्शन फंक्शन, सेल्स फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, फाइनेंस फंक्शन, एचआर फंक्शन, ये सारे फंक्शंस है ना। उन्होंने कहा है क्रॉस फंक्शनल टीम्स। क्रॉस फंक्शनल मतलब क्या? जब हर एक फंक्शन से एक एक व्यक्ति क्या होगा, सिलेक्ट होगा और उससे टीम बनेगा। किसका टीम बनेगा? एथिकल मैनेजमेंट का टीम बनेगा। तो हर टीम मेंबर अपने अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट में उसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करेगा, आगे आएगा। देखो क्या लिखा है, यूज ऑफ क्रॉस फंक्शनल टीम्स व्हेन डेवलपिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द एथिक्स मैनेजमेंट प्रोग्राम। पहले 5 गाइडलाइंस के लिए 5 वर्ड्स। स्टूडेंट्स अक्सर इसको लर्न करने की कोशिश करते, लर्न नहीं करना है। अगर हमें एथिक्स को, एथिकल मैनेजमेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस और स्टेप्स फॉलो करना है तो पहले सबसे पहले एम्प्लॉयर को क्या करना है, कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना है। उसके बाद नंबर 2 बोलो, ओपन कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना है। देन नंबर 3, ग्रुप डिसीजंस को एनकरेज करना है। नंबर 4, एथिक्स को मैनेजमेंट के अंदर कंबाइन करना है, इंटीग्रेट करना है। नंबर 5, उसे क्रॉस फंक्शनल टीम्स पर जोर देना है। 5 पॉइंट सबको क्लियर है? 6th पॉइंट, interesting point, a new concept you should be aware. Some of you may be aware. Ambiguous person. Yes, spelling mistake नहीं है, वो word ही है। What is ambiguous person? Understand, ambiguous person. क्या कहते हैं ambiguous person को? सुनो, ये person employees में से ही होगा। He will be from the employees, but ये secret ambiguous person होगा। अब देखो, employees 2 कैटेगरी के होते हैं। कुछ एम्प्लॉइज अपने एथिकल इश्यूज और प्रॉब्लम्स अपने एम्प्लॉयर के साथ बेझिझक शेयर करते। जब वो शेयर करते हैं तो एम्प्लॉयर उसको रिजॉल्व कर देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर एम्प्लॉयर उतना केयरफुल है, वॉचफुल है। बट एम्प्लॉयर काफी अच्छा है, बट कुछ एम्प्लॉइज इस कैटेगरी के होते हैं कि वो अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करने से डरते हैं एंड दे फील शाय। ये ऑम्बिगस पर्सन उन लोगों के लिए खास करके काम, और हम कह सकते काम करता है। His function is ऑम्बिगस पर्सन का रोल होता है वो एम्प्लॉइज जो अपने प्रॉब्लम्स को एम्प्लॉयर के साथ शेयर करने से डरते हैं या शाय महसूस करते हैं, ये ऑम्बिगस पर्सन एम्प्लॉइज में से ही होगा। वो उनके प्रॉब्लम्स को एम्प्लॉयर तक पहुंचाएगा और उन प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व कर लेगा। अब होगा क्या, ऑर्गेनाइजेशन में जो 2 कैटेगरी के एम्प्लॉइज है, दोनों का प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ। जो बात करते हैं उन्होंने तो वैसे भी रिजॉल्व कर लिया, और जो बात नहीं करते उनका प्रॉब्लम किसके थ्रू रिजॉल्व हो गया, ऑम्बिगस पर्सन के थ्रू। तो ये ऑम्बिगस पर्सन एक साइलेंट प्लेयर की तरह काम करता है और किन्हीं एम्प्लॉइज को पता नहीं होता ये ऑम्बिगस पर्सन है। ही इज अ नॉर्मल एम्प्लॉय। मैं जो बोल रहा हूं समझ रहा है क्या? सो दैट इज, उन्होंने कहा है अगर आपको कोड ऑफ कंडक्ट को, एथिक्स को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, स्टेप्स क्या है, एक ऑम्बिगस पर्सन को अपॉइंट कर दो। समझ रहा है? पॉइंट नंबर 6, विश्वास का माहौल पैदा करो, ट्रस्ट। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज का ट्रस्ट एम्प्लॉयर पर तभी बढ़ेगा जब एम्प्लॉयर खुद कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहा है। इस पॉइंट नंबर 7 को पॉइंट नंबर 10 से रिलेट करो। पॉइंट नंबर 10 क्या है? सेट एन एग्जाम्पल फ्रॉम द टॉप, जहां पर मैं प्रोवर्ब लिखूंगा, चैरिटी,
बिगिंस एट होम। एम्प्लॉयर को पहले खुद फॉलो करना है उसे। पॉइंट नंबर 8, रेगुलेटरी नहीं है वो, रेगुलरली करो। रेगुलरली अपडेटिंग ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, मतलब वर्क प्लेस एथिक्स को जो स्टेप्स में दिया है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को चेंजिंग एनवायरनमेंट के अनुसार क्या करो, अपडेट करो। चेंजिंग एनवायरनमेंट के अनुसार पॉलिसीज को क्या करो, अपडेटेड बनाओ। दैट इज आल्सो वन ऑफ द स्टेप्स। एंड लास्ट जो 9th वन दिया है, ग्रीवेंस पॉलिसी। व्हाट इज ग्रीवेंस? ग्रीवेंस कंप्लेंट्स। एम्प्लॉइज के जो कंप्लेंट्स है उसके लिए एक पॉलिसी बनाओ, ग्रीवेंस पॉलिसी फॉर एम्प्लॉइज। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस में एक सजेशन बॉक्स होगा, सजेशन बॉक्स। विप्रो कंपनी ने एक अलग ग्रीवेंस पॉलिसी बनाया। डू यू नो दैट व्हाट इट इज? चैप्टर नंबर 6 में हम देखेंगे व्हाट दे हैव डन। अपने सारे एम्प्लॉइज को विप्रो कंपनी ने उस डिपार्टमेंट के सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव का टोल फ्री नंबर दे दिया। अगर मान लो कोई व्यक्ति फाइनेंस डिपार्टमेंट में है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए एक ऑम्बिडियस पर्सन होगा, उसका टोल फ्री नंबर दे देते और उस एम्प्लॉय को कहते हैं कहीं पर भी तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हारा सुपीरियर या तुम्हारा बॉस तुम्हारे ऊपर प्रेशर ला रहा है अनएथिकल प्रैक्टिस के लिए, बिहेवियर के लिए, तुम्हारा नाम बोलने की जरूरत नहीं, उस टोल फ्री नंबर पर कॉल करो और उस सिर्फ शिकायत कर दो। तुम्हें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, नाम भी बताओ मत, उस सुपीरियर पर अपने आप एक्शन होगा। अब जब ये हर सुपीरियर्स को पता है तो कोई भी सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को अनएथिकल प्रैक्टिस करने से 2 बार सोचेगा, उनको फोर्स करने से पहले 2 बार सोचेगा, यस और नो? तो दैट इज अगेन अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी दे हैव यूज्ड, ग्रीवेंस पॉलिसी फॉर एम्प्लॉइज। ईमेल आते हैं, ईमेल्स सेंड करते हैं एम्प्लॉइज ग्रीवेंसेस के लिए, अलग अलग स्ट्रेटेजीज और अलग अलग पॉलिसीज। सबको समझ रहा है? ये किसको लेकर हम पढ़ रहे हैं? डोंट फॉरगेट हमारा क्वेश्चन क्या था, अगर हमें वर्क प्लेस एथिक्स को क्या करना है, एंश्योर करना है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या स्टेप्स है। कितने स्टेप्स देखे हमने? 10। क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया एग्जाम में, शॉकिंग, बट द कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। वी कैन से 10 स्टेप्स। सबको क्लियर है? चैप्टर नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस ओवर हो गए एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, आई वांट मीनिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का मीनिंग चाहिए मुझे। टेल मी what exactly this question means, ethical issues faced by an individual in the workplace। मैं चाहता हूं ये इंडिविजुअल कौन होगा ये मुझे बताओ। ओनली एम्प्लॉय? अरे बोथ। अगर हम वर्क प्लेस एथिक्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो एथिकल इशू एम्प्लॉयर भी फेस कर सकता है एंड एम्प्लॉय भी फेस कर सकता है, और दोनों फेस करते हैं ना। तो आप उधर पहले लिख लो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों के लिए एथिकल इश्यूज आ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे दोनों के लिए आते हैं। आप स्क्रीन पर देखो, एथिकल इश्यूज जो फेस होते हैं उनमें पहला एथिकल इशू जो फेस किया जाता है अक्सर वो है बिजनेस रिलेशनशिप्स को लेकर। बिजनेस रिलेशनशिप मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितने स्टेप्स है, कितने स्टेप्स होते हैं कोई भी बिजनेस में? 3। विच आर द 3 स्टेप्स? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। बट कंसेप्ट ऑफ वैल्यू चेन है, वैल्यू चेन में अब कौन आता है? सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। जो पहले बिजनेस के बाहर थे वो अंदर आ गए ना। अब अगर आप एम्प्लॉयर हो, तो आपको बिजनेस रिलेशनशिप में किसके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना पड़ेगा? सप्लायर्स के प्रति। सप्लायर्स के साथ आपका बर्ताव कैसा है? क्या सप्लायर्स का टाइम टू टाइम पेमेंट हो रहा है? प्रॉम्प्ट पेमेंट अगर सप्लायर का होगा, सप्लायर मोटिवेटेड है, वो टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, प्रोडक्शन रुकेगा नहीं, प्रोडक्शन कंटिन्यूअस होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेंटेन में मदद होगी। आप सप्लायर को लेट पेमेंट करते हो, डिलेड पेमेंट करते हो, सप्लायर आपको वक्त पर रॉ मटेरियल नहीं देगा, आपके कॉम्पिटिटर को देगा जो टाइम पर पेमेंट कर रहा है। आर यू गेटिंग? मतलब आप अगर एक एथिकल इशू की बात कर रहे हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉयर को बिजनेस रिलेशनशिप में अक्सर किसके साथ एथिकल इशू आ सकता है? सप्लायर्स के साथ। देन एम्प्लॉयज को किसके साथ आता है?
कस्टमर्स के साथ, बिकॉज कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर के साथ पहले एम्प्लॉयर बात नहीं करता है, पहले एम्प्लॉइज आते हैं। एम्प्लॉइज की बातों से ही कस्टमर एम्प्लॉयर का इमेज बनाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। एग्जांपल सुनो, आपने कभी टोल फ्री नंबर पे फोन लगाया, कॉल सेंटर कस्टमर केयर, यस सर, वेलकम सर, आपको कुछ प्रॉब्लम है, इशू है, आपने टोल फ्री नंबर पे बात की, आपने आपका इशू बताया, आपने 2-4 गालियां भी दी, तो बोलेगा नो सर, यस सर। बिकॉज अगर आपने कुछ कहा और उस एम्प्लॉय ने रिएक्ट कर लिया, तो यू गेट अ पॉइंट टू से क्या इस तरह से तुम्हारे कस्टमर्स को ट्रीट करते हो तुम? अंडरस्टैंड? जो भी टोल फ्री नंबर्स और कॉल सेंटर्स में काम करने वाले कस्टमर केयर के एम्प्लॉइज है, जो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, भले वो आउटसोर्स किया होता है, बट उनका ड्यूटी होता है टू व्हाट, मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद द कस्टमर। अगर कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप होगा तो ही उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। मैं आपको बता दूं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप कैसे होता है। बैंक्स में अक्सर प्रिविलेज बैंकिंग, पता प्रिविलेज बैंकिंग, अगर आपका एक बैंक में प्रिविलेज अकाउंट है, प्रिविलेज अकाउंट, तो आपको बैंक के अंदर जाने के बाद क्यू में वेट करने की जरूरत नहीं, आपको टोकन लेने की जरूरत नहीं, यू कैन डायरेक्टली गो एट द काउंटर, डिपॉजिट कैश, विड्रॉ कैश। आज एक कदम आगे जाकर कोटक बैंक एंड एक्सिस बैंक ने तो क्या कहा, अगर आप प्रिविलेज कस्टमर हो, मतलब आपका 2 लाख या उसके ऊपर सेविंग बैलेंस का अकाउंट होता है, बैलेंस होता है, तो आप फोन करो, 500 रुपए चाहिए, एग्जीक्यूटिव घर पे आएगा, 500 रुपए दे देगा। कैश डिपॉजिट करना है, एग्जीक्यूटिव घर में आएगा, कैश लेके जाएगा, आपको बैंक में आने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अकाउंट में बैलेंस रखो। मतलब इस तरह का बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन करने से द बिजनेस ग्रोज। वहां पर आपको सबसे ज्यादा एथिकल इश्यूज आ सकते हैं, वो करते का। तो पहला एरिया जहां पर एथिकल इशू आ सकता है वो क्या है, बिजनेस रिलेशनशिप। द सेकंड एरिया यू राइट डाउन, दैट इज नोन एज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में भी एथिकल इशू आता है। व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट 2 तरह का होता है, एक होता है फाइनेंशियल एंड दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब क्या हुआ, करप्शन। अरे ये सुनो, फाइनेंशियल का मतलब क्या हुआ, करप्शन, ब्राइबरी। जब एक एम्प्लॉई पैसा लेकर क्या करेगा, अरे बोलो, क्लाइंट का काम करेगा, पैसा लेकर क्लाइंट का काम करेगा, तो उस एम्प्लॉय ने अपने एथिकल इशू को, कौन से एथिकल इशू को फेस किया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बिकॉज उस एम्प्लॉय ने पर्सनल इंटरेस्ट को किसके लिए कॉम्प्रोमाइज किया है, अरे पर्सनल इंटरेस्ट को उसने किसके लिए कॉम्प्रोमाइज किया, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के बदले में, पर्सनल इंटरेस्ट के बदले में उसने ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज में किया ना। अरे यस और नो, तो एम्प्लॉय ने पर्सनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर दिया ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के आगे, और हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर दिया पर्सनल इंटरेस्ट के आगे। बट वो कौन सा इंटरेस्ट हुआ, फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट कैसे होगा, सुन लो। वो पैसा नहीं लेता है, क्लाइंट या कस्टमर गया एम्प्लॉय के पास, एम्प्लॉय कहता है तुम्हारा ये काम करना है, एक काम करो, तुम जिस कॉलेज में ट्रस्टी हो वहां पर मेरे लड़के को एडमिशन दिला दो, तुम्हारा काम मैं कर देता हूं ना। अब यहां पर उसने पैसा नहीं लिया है, उसने वर्क के बदले वर्क कराया है, तो उस एम्प्लॉय का यहां पर जो नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट हुआ ना, उधर आप लिखना नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट के नीचे फॉर क्लोज्ड रिलेटिव्स, करीबी रिश्तेदारों के लिए एम्प्लॉय अक्सर जिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में फंसता है, नॉन फाइनेंशियल, वो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं ना। नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट नॉर्मली किसके लिए करता है, वो क्लोज रिलेटिव्स के लिए। अरे समझ रहा है कि नहीं, हम क्या देख रहे हैं, एक इंडिविजुअल को वर्क प्लेस में एथिकल प्रॉब्लम्स कहां कहां पर आ सकते हैं, उसको बिजनेस रिलेशनशिप में आ सकता है, उसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर प्रॉब्लम आएगा। एम्प्लॉयर को प्रॉब्लम कहां पे आता है, पॉइंट नंबर 3 आप देखना, एम्प्लॉयर का प्रॉब्लम, पॉइंट नंबर 3, फेयरनेस, फेयरनेस एंड ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड ऑनेस्टी इन कम्युनिकेशन या फेयरनेस एंड ऑनेस्टी इन प्रैक्टिसेस। व्हाट इज फेयरनेस एंड ऑनेस्टी इन प्रैक्टिसेस, मैं लिखूंगा
टू कंप्लाई ऑल द लॉज एंड रेगुलेशंस, सारे नियमों का पालन करना, सारे टैक्सेस पे करना, प्रोडक्ट्स को लेकर प्रॉपर वार्निंग देना, डिस्क्लेमर्स देना, इसको लेकर एम्प्लॉयर अक्सर टू स्टेट्स में रहेगा, डायलेमा में रहेगा। बिकॉज अगर एम्प्लॉयर सारे नियमों का पालन करता है, रेगुलेशंस का पालन करता है, टैक्सेस देता है, तो एम्प्लॉयर उस केस में एथिकल बिहेवियर फॉलो कर रहा है, बट उसका प्रॉफिटेबिलिटी घट रहा है। एम्प्लॉयर को अक्सर वहां पर क्या टेम्प्ट करेगा, सारे नियमों का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दे हैव सेड फेयरनेस एंड ऑनेस्टी सबसे बड़ा एथिकल इशू है। आज के इस वर्ल्ड में एम्प्लॉयर्स जो फेयरनेस एंड ऑनेस्टी को फॉलो करते हैं, उन एम्प्लॉयर्स के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म में जो कस्टमर्स है, जो स्टेक होल्डर्स है, वो क्या करते हैं, उस एम्प्लॉयर को एक गोइंग कंसर्न और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी एंश्योर करते हैं। आपके नोट्स में पहले 3 पॉइंट देख लो। फोर्थ पॉइंट इज कम्युनिकेशन, विल डिस्कस इट। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा, बिजनेस रिलेशनशिप, यू अंडरलाइन, जैसे मैंने कहा है। बिहेवियर ऑफ बिजनेस पर्संस टुवर्ड्स क्या लिखा है, बोलो फर्स्ट लाइन में, कस्टमर सप्लायर्स, दोनों देखा है हमने, और ये सुनो। देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाओ। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अगर आप वो फोटो देखोगे, इमेज, तो आपको पता चलेगा हाउ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैन अराइज। उस डायग्राम में आप देखना जो नीचे लिखा है, पहले उस डायग्राम में देखो, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है, मिला ना एक पर्सन को। अब नीचे पढ़ो, यस आई एम एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अगेन, एंड यस आई एम द वन हु चूजेस द एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एंड नो आई डोंट सी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। पढ़ा गया? What do you understand by that? Conflict of interest ऐसे हो सकता है। ये जैसे पढ़ा ना, मुझे एक रियल लाइफ एग्जांपल याद आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट के एक काफी फेमस जज थे, उनके सामने वो केस गया। तो लोगों को लगा कि अब अगर इन जज के सामने गया है केस, तो डेफिनेटली इस केस में ऑनेस्ट जजमेंट आना है, भले वो रिलायंस का केस क्यों ना हो। एक हफ्ते बाद ही उन जज ने उस केस से अपना क्या कर दिया, हाथ निकाल लिया। ही रिजाइंड, ही सेड दैट आई वोंट गिव अ जजमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर केस। लोगों को लगा कि उन्होंने रिलायंस से पैसा खाया। हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते तक मीडिया में उनकी काफी क्रिटिसिज्म हुई, उन जज की आलोचना हुई कि इतने बड़े जज होते हुए भी उन्होंने ऐसे अहम फैसले में और अहम केस में अपना फैसला देने के बजाय अपना नाम निकाल लिया एज अ जज फ्रॉम दिस केस। जब काफी आलोचना हुई तो उन जज से रहा नहीं गया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करके मीडिया वालों को कुछ ऐसी बातें बताई जिससे मीडिया के होश खड़े हो गए, और वही मीडिया नेक्स्ट डे से उनकी तारीफ करने लगी। उन्होंने कहा, आप मेरी जिस तरह से पिछले 2-3 हफ्तों से मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो, आपने मेरा पॉइंट जाने बगैर ये क्रिटिसिज्म किया है। मैंने इस केस से विड्रॉ करने का एकमात्र रीजन ये था, रिलायंस के इस पर्टिकुलर केस में आई एम वेरी मच कैपेबल टू गिव माई जजमेंट, बट मेरा प्रॉब्लम था कि माई डॉटर वर्क्स एट अ वेरी गुड पोजिशन इन रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में अपना अहम फैसला दे भी देता तो लोग कहते हैं मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। अगर मैं फैसला नहीं देता हूं तो भी लोग कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। व्हाट शुड आई डू? माय कॉन्शियस माइंड सेज, क्योंकि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर क्या है, अफेक्ट हो रहा है, माय डॉटर इज वर्किंग इन रिलायंस इंडस्ट्रीज, आई एम नॉट द फिट पर्सन टू गिव जजमेंट ऑन दिस केस, दैट इज रीजन आई हैव विथड्रॉन माय व्हाट और पोजीशन फ्रॉम द केस एज अ जज। तो ये जो सोच होती है कि काफी लोगों की अनबायस्ड सोच कि अगर मैं कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला ले रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अहम डिसीजन लेना है, तो मेरा किसी भी एरिया में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को टालने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है प्रॉपर डायरेक्टर बॉडी को। यहां पर आप अंडरलाइन करो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में, a conflict of interest arises when an individual has to make a choice between, बोलो, choice between self interest and organizational interest। जो मैंने कहा वो सही है कि नहीं? और ये सुनो, सेल्फ इंटरेस्ट मतलब पर्सनल इंटरेस्ट ना, और उधर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल अ ब्राइब इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बट आगे लिखा है इट नीड नॉट ऑलवेज बी फाइनेंशियल, इट नीड नॉट ऑलवेज बी
फाइनेंशियल मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हो सकता है, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, कैसे भी हो, फाइनेंशियल हो नॉन फाइनेंशियल हो, उसका असर किस पर होता है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अगर आप फंस जाओगे तो उसका असर किस पर होगा? द इफेक्ट ऑफ डिसीजन टेकन इन अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैज अ डैश, अरे बोलो, उसका ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल इंपैक्ट पर असर होना ही है, यस और नो? तो दैट इज अगेन एन एथिकल इशू, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। थर्ड मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेकंड सबको क्लियर है? थर्ड क्या लिखा है? फेयरनेस एंड ऑनेस्टी में आप देखो पॉइंट नंबर 2, business persons are expected to follow all applicable laws and regulations, not to harm customers, employees, clients or competitors knowingly through deception, misrepresentation, coercion और discrimination। यहां पर मुझे इस बात की खुशी होती है ये कहते हुए कि नेस्ले कंपनी ने अपने मैगी प्रोडक्ट को जिस तरह से ओपन मार्केट से क्या कर लिया, रिवोक कर लिया, विड्रॉ कर लिया। डू यू नो 13 मिलियन मैगी पैकेट्स वेर विड्रॉन फ्रॉम द इंडियन मार्केट, 13 मिलियन, एंड द वैल्यू वाज मोर देन 630 करोड़ से ज्यादा। इतना ज्यादा लॉस, और वो सारे मैगी पैकेट्स उन्होंने किसी और मार्केट में सेल नहीं किए, स्क्रैप कर दिए, स्क्रैप जला दिए। कोई भी कंपनी जब इतना बड़ा डिसीजन लेती है तो उसके लिए एक ही पॉइंट सामने आता है, दैट इज फेयरनेस एंड ऑनेस्टी इन इट्स डीलिंग्स। और मैगी कंपनी, नेस्ले ने मैगी का जब इस तरह से विड्रॉ किया था मार्केट से, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, हमने ये जो भी फैसला लिया है हमारे कस्टमर्स के हित में लिया है। बट इसको एक कदम आगे जाकर हम कहते हैं ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी होता है। मैं आपको बताता हूं, सीएस प्रोफेशनल में एक सब्जेक्ट है वही एथिक्स, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, जहां पर एक केस स्टडी हम देखते हैं जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का। यूएस की वो कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन उस जमाने में 1900 20th सेंचुरी में वो एक पेन किलर ड्रग बनाती थी, पेन किलर ड्रग बनाने वाली कंपनी। ऐसा सेम नेस्ले का स्टोरी है, सेम पेन किलर ड्रग बना रहे थे, कुछ एक ड्रग का जो पूरा सैचेट था वो कंटेनर ओपन रह गया, तो किसी पर्सन ने उसके साथ छेड़खानी की और कुछ लोगों ने उस ड्रग को जो कंज्यूम किया, मेडिसिन को, उनका डेथ हो गया। पता चला उस ड्रग के अंदर साइनाइड, एक पॉइजन है, वो डाला गया था जिससे वो लोगों का डेथ हो गया। कंपनी के अगेंस्ट काफी एजिटेशन हुआ कि इनके ड्रग्स और इनकी मेडिसिन ठीक नहीं है, हालांकि दैट वाज द हाईएस्ट सेलिंग मेडिसिन। जब कंपनी के अगेंस्ट अमेरिका में, यूएस में एक बगावत हो गई, लोग कंपनी के अगेंस्ट नारे लगाने लगे, बगावत हो गई, तो कंपनी ने इमीडिएटली अनाउंस कर दिया, सेम नेस्ले जैसा, हम हमारे सारी दवाइयां मार्केट से क्या करते, विड्रॉ करते। उससे पहले कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन करके ये बता दिया था कि ये जो प्रॉब्लम आया था किस वजह से आया था, बट इसके बावजूद कंपनी ने कहा हम सारी दवाइयां मार्केट से विड्रॉ कर रहे हैं। उस वक्त कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स थे उनको अगले 6 महीने तक काफी मुनाफा हुआ, क्योंकि सारा बिजनेस कॉम्पिटिटर्स के पास चला गया पेन किलर्स का। 6-8 महीने बाद जब कंपनी ने रीलॉन्च किया, कंपनी ने कहा अब हम पहले जैसी गलती नहीं कर रहे, अब हमारी हर दवाई टेट्रा पैक में आ रही है। टेट्रा पैक मतलब 3 लेयर पैकिंग में आ रही है, तो कोई भी दवाई का सैचेट इस तरह से कोई मिसयूज नहीं कर सकता है, उसके अंदर किसी और मेडिसिन को डाल नहीं सकता, किसी भी चीज को डाल नहीं सकता है। अब जब इसका एडवर्टाइजमेंट हुआ, कंपनी के पहले से डबल सेल्स हो गए, जो कस्टमर्स उनके पास नहीं थे वो भी आ गए। ऐसे मैगी के साथ होना है। जो लोगों को पहले मैगी नहीं पता था उनको इस हादसे से मैगी पता चल गया, और इस इंसिडेंट के बाद अब जैसे मैगी वापस लॉन्च होने वाला है, डू यू नो नॉट, जैसे मैगी लॉन्च होगा टूट पड़ेंगे लोग लॉन्चिंग में। इट्स अ कॉमन बिजनेस स्ट्रेटेजी। बट एक चीज ध्यान दो, ये क्यों हुआ, यू अंडरस्टैंड दैट, ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ फेयरनेस एंड ऑनेस्टी, जिसमें आप आपके कस्टमर्स को, एम्प्लॉइज को, क्लाइंट्स को हार्म नहीं करने का आपका क्या होता है, एम होता है, वो करते हैं। उसके बाद जो लास्ट वन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, कम्युनिकेशंस। मैं आपको बोल रहा हूं व्हाट इट इज। अगर आपने कभी दवाई खरीदी है, दवाई के ऊपर अगर लिखा है स्टोर इन कूल प्लेस, उस पर लिखा कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। दीपेश तुम्हें पता होगा कि अक्सर सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है
सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लिखा होता है ना, अक्सर लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। और आजकल तो 60% ऑफ द पैकेट कंपलसरी इस डिस्क्लेमर से आना चाहिए कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये जो कुछ भी कम्युनिकेशंस होता है, देखो ये जो कुछ भी कम्युनिकेशंस होता है, ये कम्युनिकेशंस को हम कहते हैं, आप लिखो उधर कम्युनिकेशन के आगे इज इक्वल टू डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर्स अबाउट नंबर 1 प्रोडक्ट सेफ्टी, प्रोडक्ट सेफ्टी, नंबर 2 प्रोडक्ट क्वालिटी, अगर वो वेज प्रोडक्ट होगा तो उसके ऊपर वेज सिंबल आएगा ग्रीन, प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में। देन नंबर 3 प्रोडक्ट लेबलिंग, प्रोडक्ट सेफ्टी, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट लेबलिंग को लेकर जब ऑनेस्टी मेंटेन की जाएगी और फॉलो की जाएगी तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का जो एथिकल इश्यू है वो रिजॉल्व हो गया। सुनो, कई एम्प्लॉयर्स को अपने प्रोडक्ट के सेफ्टी को लेकर डिस्क्लोज करने में दिक्कत होती है, खास करके कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो हम कह सकते हैं चिल्ड्रंस मस्ट नॉट यूज, तो उसके ऊपर लिखना होता है ओनली फॉर पीपल अबाउट 12 years ऑफ एज। अगर आप कोलगेट देखोगे, कोलगेट यू बी सरप्राइज्ड, आपके घर में जो कोलगेट आप कभी यूज करते हो, कोई भी कोलगेट जैसा क्लोजअप कोलगेट, उसके ऊपर लिखा है कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन बिलो 6 years ऑफ एज। और 6 साल के नीचे के बच्चों को अगर आप दोगे तो भी उसका एक परसेंटेज दिया उतना ही देना है। कोलगेट ऑल्सो कंटेन्स एंड वी कैन से पॉइजनस केमिकल नोन एज सोडियम क्लोराइड विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, जहां से उससे कैंसर जैसी बीमारियां होती है। ये जो डिस्क्लोजर्स है ये एम्प्लॉयर को जो देना पड़ता है ना, उसे हम कहते हैं, आप मार्क करो उधर, ट्रूथफुलनेस इन डिस्क्लोजर्स अबाउट नंबर 1 प्रोडक्ट सेफ्टी, नंबर 2 क्वालिटी, प्लीज, एंड नंबर 3 प्रोडक्ट लेबलिंग। प्रोडक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी को लेकर एग्जाम्पल दिया वहां पर, प्रोडक्ट लेबलिंग को लेकर दीपेश का एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं, तो आप उधर मार्क कर सकते हो सबको। देखो अगर मैं लॉ पढ़ा रहा हूं तो मुझे हर नियमों के बारे में पता होना चाहिए और कौन क्या कर रहा है वो भी पता होना चाहिए, तो दैट इज द रीजन आई हैव टू गिव दैट। आई होप इट इज क्लियर। यहां पर खुशी खुशी हम कह सकते हैं चैप्टर नंबर 3 इज ओवर। बजाओ ताली। थैंक्स फॉर द डे, हैव अ नाइस डे।